गुड इवनिंग ऑल। सभी ईस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के जो हमारे डायरेक्ट सेलर है, एज पर लॉ जो डायरेक्ट सेलर है, जिन्होंने जीएसटी के लिए अप्लाई किए हैं, कुछ लोगों ने जीएसटी अपडेट किया है, उन सभी डायरेक्ट सेलर का आज के इस बायोफिट प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैं जोरदार तालीम के साथ यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो आपके खुद के लिए एक बार जोरदार तालीम होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे नेटसप में है, नेटसप में अलग अलग प्रोडक्ट श्रृंखला हमें नेटसप ने यहाँ पे दी है। उसमें से पहला जो प्रोडक्ट अपना आता है वो एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है। तो एग्रीकल्चर कैटेगरी में देखेंगे तो हम अपना जो ब्रांड है वो है बायोफिट। मतलब बायोफिट ये ब्रांड ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग, ऐसे हम 2003 से लेके अभी तक हम ये प्रमोट कर रहे हैं। आने वाले समय में मतलब भारत में जब तक खेती रहेगी, खेती के अलग अलग जो खेती पूरक जो व्यवसाय वो रहेंगे, तब तक अपना ये बायोफिट ब्रांड चलने वाला है। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक अपना ब्रांड है। आज के तारीख में देखा जाए तो बायोफिट ये ब्रांड ये सुपर ब्रांड बनने जा रहा है। मतलब कुछ ही सालों में जो अपना बायोफिट एक ब्रांड बना है, आने वाले कुछ ही सालों में ये अपना बायोफिट सुपर ब्रांड बनेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग, अगर किसी किसान के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है तो उसको बायोफिट याद आएगा। ऐसा अपना ब्रांड है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करेंगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर किया, उस टर्नओवर में 65% कॉन्ट्रीब्यूशन ये बायोफिट प्रोडक्ट्स का रहा है। उसमें से अगर देखेंगे तो 42 लाख यूनिट्स हमने टोटल सेल किए। जैसे कि बायोफिट है, बायोफिट स्टिमरिच है, बायो 99 है, शेप है, रैपअप है, ऐसे अलग अलग यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो 42 लाख यूनिट हमने सोल्ड किए। मिलियंस ऑफ फार्मर आज के तारीख में बायोफिट के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी जो खेती है वो खेती की उपजाऊ क्षमता बढ़ा रहे, उत्पाद बढ़ा रहे और जो फसल है उसमें वृद्धि कर रहे हैं। उनका जो मुनाफा है, मुनाफे में वो वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बायोफिट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। आज अगर देखेंगे तो बायोफिट में अलग अलग 3 कैटेगरी में प्रोडक्ट हमारे पास है। जैसे कि क्रॉप केयर में फसल का उत्पाद बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। कैटल केयर में जैसे कि खेती के साथ साथ जो हम गाय भैंसों का एक खेती पूरक जो व्यवसाय करते हैं, उसके लिए कैटल का उत्पाद बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। और उसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे किसान जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो फिश फार्मिंग भी करते हैं। तो फिश फार्मिंग के लिए जो मत्स्य खेती करने वाले जो किसान है उनके लिए बायोफिट एक्वा केयर, ऐसे 3 अलग कैटेगरी में हमारे पास प्रोडक्ट है। तो बायोफिट ये ब्रांड विद पर्पज है। मतलब ये खाली हम प्रोडक्ट नहीं दे रहे, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। तो नेटसप का बायोफिट के माध्यम से मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद है सस्टेनेबल फार्मिंग। मतलब जो आज के तारीख में किसान खेती कर रहा है वो सस्टेनेबल रहनी चाहिए। मतलब हमारे दादा परदादा ने जो हमें जमीन दी है वो उपजाऊ जमीन दी है, मतलब खेती करने लायक जमीन दी है। आने वाली पीढ़ी को भी हम वैसे खेती करने लायक जमीन देना बहुत जरूरी है। और ये करते समय खेती में जो अपना पूरा जीवन निर्भर है, तो वहां पे खेती करते समय खेती ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे किसी इको इन्वायरमेंट में जितने भी पैरामीटर्स है किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा सस्टेनेबल फार्मिंग का पहला मकसद है। दूसरा रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब आज की तारीख में जो हम अनाज का उत्पादन ले रहे हैं या फल रहे या सब्जी रहे, उसका जो उत्पाद ले रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा आना चाहिए। उसमें किसी केमिकल का रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए। मतलब हम जो भारत की जनता को खाद खिला रहे हैं वो केमिकल फ्री रहना चाहिए। तो ये हमारा मकसद है। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, अपनी जो जमीन है, धरती माँ है, तो उसकी उपजाऊ क्षमता अगर बढ़ाएंगे, उसका स्वास्थ्य अगर हम अच्छे रखेंगे तो वो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखेगी और हमें उत्पाद ज्यादा देगी। तो सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए हमारा प्रोडक्ट काम करने वाला है। प्रॉफिटेबल फार्मिंग, मतलब आज की तारीख में किसान अगर देखेंगे, किसान किसान के बेटे को क्या बोलता है? मैं खेती कर रहा हूँ लेकिन तू खेती मत कर, तू पढ़ाई अच्छी कर और शहर में जाके नौकरी कर। बरोबर। उसके पास 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा जमीन है, फिर भी वो क्या बोल रहा है? तू खेती मत कर। क्योंकि खेती को देखने का नजरिया लोगों का बदल चुका है। तो बायोफिट के माध्यम से और आने वाले समय में एक नया दौर आएगा कि खेती ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। हर एक भारत का किसान ये मुनाफे में रहेगा, फायदे में रहेगा। जैसे प्रॉफिटेबल फार्मिंग करने के लिए हमारे पास ये बायोफिट है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स,
बायोफिट के ब्रांड के अंडर जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ये सारे के सारे इको फ्रेंडली, मतलब जो किसानों के कुछ मित्र रहते हैं, कुछ कीटक मित्र है, जैसे कि मधुमक्खी है, जो केंचुए रहते हैं जमीन के अंदर, जो पक्षी है, बराबर, ये जो मित्र कीटक है, तो उसको किसी भी तरह की नुकसान या हानि हमारा बायोफिट नहीं पहुंचाता। मतलब बायोफिट ये बहुत बड़े मकसद के साथ हमने यहाँ पे 2003 में लॉन्च किया, और पिछले 17-18 सालों से ये मार्केट पे बहुत अच्छे से राज कर रहा है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे, तो बायोफिट में पहला प्रोडक्ट आता है, कैटेगरी आती है क्रॉप केयर, मतलब फसल के लिए क्या है हमारे पास। तो फसल के लिए प्रोडक्ट क्या है, उसकी तरफ जाने से पहले कोई भी आप फसल लो, तो फसल के अलग अलग 5 अंग रहते हैं, 5 वृद्धि अवस्था से वो फसल जाती है। मतलब फसल का पहले बीज रहता है, हम बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद उसका बीजांकुरण होता है, उसके बाद उसका एक छोटा सा पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद उसका जो छोटा शाखीय विकास जो है, शाखीय विकास की शुरुआत होती है, उसके बाद उसके फूल निकलना शुरू होते हैं, और फूल का रूपांतर फल में होता है, और उस फसल का हम हार्वेस्टिंग करते हैं, बराबर। मतलब जो अपने खरीफ रहे, रबी रहे, या गर्मी के मौसम में जितने सीजन वाइज हम फसल लेते हैं, 3-3.5 महीने के, तो उसका ये लाइफ साइकिल रहता है। आपके पास अगर पेरेनियल क्रॉप है, मतलब सालन 1 साल का क्रॉप है, या आम का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, तो उस केस में भी मतलब वहां पे भी क्या होता है कि एक बार वो पेड़ बड़ा हो गया, 3-4 साल का हुआ, उसके बाद साल में एक बार उसका एक अच्छा मौसम आता है, फूल निकलने का मौसम रहता है, और वहां से उसका फूल का फल में रूपांतर होना, और उसका हम हार्वेस्टिंग करते हैं। मतलब कोई भी फसल रहे, हमें अगर उत्पाद बढ़ाना है, तो हमें उत्पाद बढ़ाने के लिए वनस्पति की, फसल की जो वृद्धि की अवस्था है, वो वृद्धि की अवस्था को समझना जरूरी है, और हमें जो कुछ मेहनत करनी है, वो वृद्धि की अवस्था को पकड़ के ही करनी है, तो ही हमें उत्पाद अच्छा मिल सकता है। मतलब देखो, कोई किसान है, उसने बीज बोआ, बीज बोने के बाद डायरेक्टली फ्लावरिंग आने के बाद, फूल निकलने के बाद ही उस फसल को वो देख रहा है, तो वहां पे उसका उत्पाद थोड़ा कम बढ़ेगा, बराबर। लेकिन अगर कोई अच्छा किसान है, वो बीज बोने के बाद मेरा बीजांकुरण ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका सीडलिंग मतलब छोटा पौधा अच्छे से बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका शाखाओं का विकास अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके फूल जो है वो ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में फूल है क्या, हर एक अंग में अगर वो अच्छे से ध्यान रख रहा है, तो उसका जो उत्पाद है वो बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, और उसका फायदा यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो वन बाय वन हम प्रोडक्ट देखेंगे। पहला जो प्रोडक्ट है वो अपना बायोफिट स्टिमरिच। अभी बायोफिट स्टिमरिच प्रोडक्ट, इसका मकसद क्या है, इसका कॉज क्या है। सबसे पहले देखो, कोई भी किसान रहे, कोई किसान का एक पहला मकसद रहता है कि मेरा उत्पाद बड़ा आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। तो उत्पाद बड़ा आने के लिए, ज्यादा आने के लिए, वो मंडी में जाता है, या कृषि सेवा केंद्र में जाता है, एग्रो सर्विस सेंटर में जाता है। तो वहां पे जो शॉपकीपर रहता है, उसको मेरी फसल अभी इस अवस्था में है, तो साहब मैं इसके लिए क्या करूं। तो अगर फसल छोटी है, तो वो ए नाम की दवाई देता है, फसल थोड़ी बड़ी हो गई तो बी नाम की दवाई देता है, फ्लावरिंग कंडीशन में सी नाम की दवाई देता है, और उसका फल में रूपांतर होने की जो लास्ट वाली अवस्था रहता है, उसमें डी वाली दवाई देता है। मतलब हर अवस्था के लिए अलग अलग दवाई देता है। उस चक्कर में होता क्या है, अपना किसान जो है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, उत्पाद लेने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है किसान का, वो पैसा यहाँ पे ज्यादा होता है, बराबर, खर्चा ज्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कंट्रोल में रखेंगे, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब जो फसल निकालने के लिए जो हम पैसा लगा रहे हैं, वो अगर कम लगाएंगे, या जहां पे जरूरत है वहां पे लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफा यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे ये किसानों का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन के तौर पर यहाँ पे हमने बायोफिट स्टिमरिच प्रोडक्ट दिया है। अभी बायोफिट स्टिमरिच ये प्रोडक्ट क्या है, ये हाईली पोटेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायोसिमुलेशन का एक अनोखा मिश्रण है, एक संयोग है, बराबर। मतलब यहाँ पे फसल की वृद्धि के लिए, फसल की हर एक ग्रोथ स्टेज में जो जो लगता है, वो सारी चीजें हमने एक ही प्रोडक्ट में, इस बायोफिट स्टिमुलेंट्स में डाली। जैसे कि इसमें सीवीड एक्सट्रैक्शन है, इसमें अलग अलग बायोस्टिमुलेंट्स है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स है, इसमें एंजाइम्स है, साइटोकाइनेंस है, अमीनो एसिड है, फोलिक एसिड है। ऐसा एक अनोखा कॉम्बिनेशन मिश्रण यहाँ पे किया है। साथ ही साथ इसमें यूनिक रेशियो ऑफ प्लांट फाइटो हार्मोन्स भी डाले। मतलब वनस्पति की जो वृद्धि वृद्धि रहती है, वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्लांट फाइटो हार्मोन्स बहुत
महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे निभाते हैं, तो इसलिए हमने प्लांट फाइटो हार्मोन्स भी इसमें डाले हैं। ये जो स्टिमरिच है इसकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी है। मतलब आप ओडिशा के फार्मर हो, ओडिशा के किसान हो, वहां पे आप चावल की खेती के लिए या गन्ने की खेती के लिए, कोई भी फसल के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई कर्नाटका का है, कोई यूपी का है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, किसी भी मौसम में, हवामान में, आप अगर बायोफिट स्टिमरिच का अगर इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपका उत्पाद बढ़ने ही वाला है, आपका फायदा होने ही वाला है। साथ ही साथ अगर हम अपनी फसल को, पौधे को एक सशक्त बनाएंगे तो सेकेंडरी बेनिफिट भी हम यहाँ पे पा सकते हैं। जैसे कि स्टीमरीच हमारे पौधे को सशक्त बना रहा है, उसकी वृद्धि सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन अपना पौधा अगर सशक्त रहेगा, उसकी वृद्धि अच्छे से हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वनस्पति के जो इम्यून सिस्टम जो रहती है, रोग प्रतिकारक क्षमता जो रहती है, वहां पे वो बढ़ जाती है, सुधारना आती है वहां पे। साथ ही साथ जो ट्रेस रहता है वो ट्रेस रेजिस्टेंस डेवलप होगा। मतलब टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया या कम हो गया, उस चक्कर में अपने फसल के ऊपर एक ट्रेस आता है, वो ट्रेस रेजिस्टेंस करने का काम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेकेंडरी बेनिफिट, दुय्यम फायदे के तौर पे यहाँ पे ये फायदा हमारा होने वाला है। मतलब यहाँ पे हमारा स्टिमरिच ये एकमेव ऐसा एक प्रोडक्ट है, वो फसल की शुरुआत से लेके हार्वेस्टिंग तक, मतलब यहाँ पे रूट डेवलपमेंट से लेके फ्रूट डेवलपमेंट तक यहाँ पे काम करने वाला है और उत्पाद बढ़ाने का काम करने वाला है। साथ ही साथ अपना जो फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ जो किसान का जो मुनाफा है, मुनाफे में बढ़ोतरी लाने का ये बहुत ही आसान ऐसा तरीका है। अगर बायोफिट स्टिमुलेंट्स का डोसेज देखा जाए तो 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml इस मात्रा में आपको बायोफिट स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करना है। मतलब समझो आपकी फसल अगर छोटी है तो 1 लीटर पानी में 1 ml मिक्स कीजिए, आपकी फसल अगर थोड़ी बड़ी है तो 2 ml बायोफिट स्टिमुलेंट्स 1 लीटर पानी के साथ। आपका जो स्प्रे पंप है उसकी टंकी कितने, उसके हिसाब से 15 लीटर की टंकी है तो 15 ml बायोफिट स्टिमुलेंट्स, 15 ml से लेकर 30 ml तक इस मात्रा में आप फॉलियर स्प्रे ले सकते हो और ड्रेंचिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। अभी बायोफिट स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करने के बाद फायदा क्या होगा? सबसे फायदा पहला ये होगा, समझो फसल अगर अच्छी आए उसके लिए बीजांकुरण की जो प्रक्रिया रहती है, जो बीजांकुरण अवस्था रहती है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अगर समझो कोई किसान मतलब साधारण तौर पर वो अगर बीज बोता है तो 100% उसके बीज का बीजांकुरण नहीं होता। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए, मतलब एक जनरल एक एग्जांपल अगर लेते हैं, 60 to 70% सीड का ही जर्मिनेशन होता है। बाकी सीड्स क्या होते हैं, बाकी बीजों का क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं, बराबर। तो अभी ये बीज खराब हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, वो किसान को कब पता चलता है? वो बीज का बीजांकुरण कंप्लीट होने के बाद। मतलब समझो मैंने 1 तारीख को बीज बोए हैं तो 10, 12 तारीख, 13 तारीख को मुझे पता चलेगा कि मेरा 60% बीजांकुरण हुआ है या 70% हुआ है या 80% हुआ है। मतलब उसके बाद उसको जहां जहां पे गैप है वो गैप फिलिंग भी करना पड़ता है, बराबर। मतलब उसको दोबार बीज बोना पड़ता है। मतलब उसमें उसका लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, मतलब मजदूर मजदूर जो रहते हैं उसके ऊपर का खर्चा बढ़ जाता है, और उसकी जो फसल है उसका फसल निकालने का समय में वो समय भी मिसमैच हो जाता है। मतलब पहला जो बीजांकरण हुआ है वो 15 दिन पहले आने वाला है और बाद में जो बीज बोया है वो 15 दिन लेट होने वाला है। मतलब यहाँ पे आपकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी हैम्पर हो सकती है और खर्चे बढ़ सकते हैं। तो ये जो नुकसान है वो नुकसान कम करने के लिए हम यहाँ पे बायोफिट स्टिमरिच का यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। अभी सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है? मतलब जितने भी कड़क बीज है, मतलब कुछ बीज रहते हैं कड़क रहते हैं, जैसे कि आप चना या ज्वारी लो या बाजरा लो, उसके बीज जो कड़क है, ऐसे कड़क बीज एक रहते हैं और दूसरे मूंगफली जैसे कुछ सॉफ्ट बीज भी रहते हैं, मतलब मृदु बीज भी रहते हैं। कड़क जो बीज है, मतलब आपको करना क्या है, 1 लीटर पानी में 5 ml स्टिमरिच मिक्स करना है, उसका अच्छे से आप घोल तैयार करो और उस घोल में जो कड़क बीज है वो 5 से लेके 10 मिनट तक आपको क्या करना है, डुबोना है, बराबर। वो सीड ट्रीटमेंट होने के बाद वो जो बीज है वो बीज फैन के नीचे या छाव में आपको अच्छे से सुखाना है। सूखने के बाद आपको वो क्या करना है, सोइंग के लिए, बीज बोने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर मृदु बीज है, मतलब जैसे कि मूंगफली जैसे बीज है, तो उस केस में 1 लीटर पानी में 5 ml स्टिमरिच मिक्स करके उसका छिड़काव उस मृदु बीज के ऊपर लेना है। छिड़काव हल्का लेना है। छिड़काव करने के बाद उस बीज को सुखाना है अच्छे से। सूखने के बाद वो
बीज बोने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ऐसे बायोफिट स्टिमुलस की सीड ट्रीटमेंट बीज प्रक्रिया करने के बाद अगर हम सीड बीज बोते हैं तो यहाँ पे हमें जर्मिनेशन परसेंट जो है वो मोर देन 90% मिलेगा। मतलब हमारा यहाँ पे जर्मिनेशन क्या हो रहा है, जर्मिनेशन बढ़ रहा है। जर्मिनेशन बढ़ रहा है तो मतलब आपके खेत में 90% से भी ज्यादा फसल आपको दिख रही है। मतलब आपको गैप फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी फसल एक ही समय पे हार्वेस्टिंग के लिए या वो निकालने के लिए यहाँ पे आपको मिल सकती है। उसके बाद बीजांकुरण होने के बाद जो वेजिटेटिव ग्रोथ की जो अवस्था रहती है, मतलब 3 से 5 पत्तों के ऊपर ये बीज रहता है, ये पौधा रहता है। उस अवस्था में नॉर्मल अगर देखा जाए, साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो वो छोटा पौधा पानी खींचने के लिए या जमीन के अंदर जो अन्न घटक है उसका शोषण करने के लिए बहुत तरसता है, बराबर। मतलब उसको बहुत स्पर्धा करनी पड़ती है जंगली घास के साथ, या उसका जो रूट डेवलपमेंट है वो रूट डेवलपमेंट ठीक से नहीं रहता, तो उसका जो विकास है वो विकास ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन 3 से 5 लीफ स्टेज में, 3 से 5 पत्तों के ऊपर जब अपना छोटा पौधा रहता है उस अवस्था में आप अगर बायोफिट स्टिमुलस का एक छिड़काव लेते हो तो यहाँ पे आपको रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से दिखेगी। मतलब 2 तरीके के रूट रहते हैं, एक रहता है टैप रूट रहता है, मतलब वो आधार देने का काम करता है, और दूसरे जो व्हाइट रूट्स मतलब सफेद मूलियां जो रहती है वो सफेद मूलियां जमीन के ऊपरी स्तर में जितने भी अन्न घटक है उसका शोषण करने का काम करते हैं। मतलब आपकी फसल या आपका पौधा बड़ा कब होगा, सशक्त कब होगा, उसका न्यूट्रिएंट अपटेक का जो कार्य है, बरोबर, मतलब अन्न घटक शोषण करने का जो कार्य है वो अच्छे से अगर हो रहा है, उसका रूट डेवलपमेंट, मूलियों की संख्या अगर अच्छी है, तो ही यहाँ पे आपका पौधा अच्छे से विकसित हो सकता है। ये इस स्टेज में हम पहला फॉलियर्स पर रिकमेंड करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, मतलब शाखाओं का विकास। देखो साधारण तौर पर यहाँ पे जहाँ पे बायोफिट स्टिमुलस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां पे रूट डेवलपमेंट कम हुई है, उसके वजह से उस पौधे को खाना कम मिलता है, बराबर। उस चक्कर में उसका शाखाओं का विकास आपको कम देखने को मिलेगा। उसके जो फुटवे रहते हैं, उसकी जो शाखाएं रहती है वो शाखाएं आपको कम देखने को मिलेगी। उसके जो पत्ते है उसका आकार, पृष्ठभाग आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन इसी अवस्था में वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में, शाखाओं के विकास की अवस्था में, हमने बायोफिट स्टिमुलस का अगर एक पॉलियर स्प्रे लेते हैं तो यहाँ पे शाखाओं का विकास बहुत अच्छे से होगा। मतलब आपने रूट डेवलपमेंट अच्छा किया, आपने शाखाओं का विकास अच्छा किया, तो शाखाओं का विकास अच्छा होने के कारण पत्तों का आकार, पत्तों की संख्या, पत्तों का पृष्ठभाग ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। और उसके द्वारा अन्न निर्मित जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी और आपकी फसल में यहाँ पे बढ़ोतरी यहाँ पे मिलने वाली है, यहाँ पे अच्छे से उसका विकास सुनिश्चित होने वाला है। तीसरी जो अवस्था है वो है फ्लावरिंग स्टेज, मतलब फूल जो निकलने की अवस्था है, ये अवस्था। अभी देखो साधारण जहाँ पे बायोफिट स्टिमुलस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां पे रूट डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, वहां पे शाखाओं का विकास ठीक से नहीं हुआ, उस चक्कर में उस पौधे के अंदर। हाँ सर। सर पीपीटी सर स्टॉप हो गया शायद, देखिए ना एक बार। नहीं, पीपीटी चालू है सर। पीपीटी चालू है सर। सर सीड जर्मिनेशन পড়ি है। नहीं नहीं आपका अपना नेटवर्क प्रॉब्लम হচ্ছে সঞ্জয় স্যার, এখানে ঠিক আছে। आप एक काम कीजिए, अगर किसी को पीपीटी या मेरा आवाज लैगिंग डिले सुनाई दे रहा है तो आप आपका वीडियो बंद कीजिए, आपका वीडियो बंद कीजिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, आपका ठीक, आप कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे तीसरी जो अवस्था है वो है फ्लावरिंग स्टेज। अभी जहाँ पे साधारण, जहाँ पे बायोफिट स्टिमुलस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां पे मूलियों का विकास ठीक से नहीं हुआ, शाखाओं का विकास ठीक से नहीं हुआ, उस चक्कर में उस पौधे में, उस फसल में जान कम रहती है, ताकत कम रहती है, तो उसकी फूल देने की जो क्षमता है वो फूल देने की क्षमता भी कम हो जाती है। और उस अवस्था में वनस्पति के अंदर एक फाइटो हार्मोन की सिक्रेशन होना बहुत जरूरी रहता है। मतलब उस स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में, अगर ऑक्सिन नाम का फाइटो हार्मोन सही मात्रा में उसका सिक्रेशन होता है तो फूलों की संख्या बढ़ जाती है और फ्लावर ड्रॉप जो है वो फ्लावर ड्रॉप कम हो जाता है। अभी यहाँ पे जहाँ पे साधारण तौर पे किसान जहाँ पे बायोफिट स्टिमुलस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वहां पे फ्लावर ड्रॉप भी ज्यादा दिखते हैं और फूलों की संख्या भी कम दिखती है। लेकिन जहाँ पे हमारे किसान बायोफिट स्टिमुलस का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, ये प्लांट फाइटो हार्मोन्स जो हमने स्टिमुलस में डाला है
ऑक्सिन नाम का जो प्लांट फाइटोमस डाला है, तो वो फूलों की संख्या ज्यादा लाने में मदद करेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फूल आपके फसल के ऊपर रहेंगे। अगर ज्यादा फूल है तो ही उत्पाद मेरा अच्छा आ सकता है। चौथी अवस्था है फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज या ग्रेन फिलिंग स्टेज। अभी फ्रूट फॉर्मेशन ग्रेन फिलिंग मतलब जहां पे रूट डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, जहाँ पे शाखाओं का विकास ठीक से नहीं हुआ, जहाँ पे फूलों की संख्या कम है, तो ऑब्वियसली वहां पे फलों की संख्या भी आपको कम ही देखने को मिलेगी। उस फसल में, उस पौधे में, उस वनस्पति में अगर ताकत कम है, तो जो ग्रेन्स मतलब जो दाने रहते हैं उसका आकार भी कम होगा, फलों का आकार भी कम होगा, और यहाँ पे उत्पाद कम मिलेगा। लेकिन जहाँ पे बायोफिट स्टेबलिज का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे रूट डेवलपमेंट मतलब मूलियों का विकास अच्छे से हुआ है, यहाँ पे शाखाओं का विकास अच्छे से हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की संख्या बहुत अच्छी है, और उसी माध्यम से यहाँ पे फलों की संख्या हमें ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे फल का और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका साइज, उसका आकार हमें अच्छा मिलेगा। उसकी जो ऊपर की जो खाल रहती है, छिलका रहता है, उसका एक नैसर्गिक उसको एक क्या आने वाला है, कलर आने वाला है, शाइनिंग आने वाला है। तो उसमें आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उत्पाद जो है, उसका क्वालिटी भी बढ़ेगा और मार्केट में आपको अच्छे पैसे भी, अच्छा दाम भी वहां पे मिलेगा। यहाँ पे जो दाने रहते हैं वो दानों की संख्या जो है और उनका साइज है, आकार जो है, वो आपको अच्छा मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी गुणवत्ता सुधारने में बहुत मदद करेगी। मतलब अगर हम बायोफिट स्टिमुलेट सही मात्रा में और वनस्पति के वृद्धि के सही समय पे अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो 100% आपका पिछले साल जो उत्पाद आया था उससे बेहतर उत्पाद आप यहाँ पे बायोफिट स्टिमुलस के माध्यम से ले सकते हो। मतलब मार्केट में अगर देखा जाए तो पूरी फसल मतलब बीज बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक, फसल निकालने तक अलग अलग 4 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे पास नेटसप ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिया है। एक ही प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो अल्टीमेट गोल है उत्पाद बढ़ाने का, फसल की वृद्धि अच्छी करने का, मुनाफा बढ़ाने का काम, ये एक ही प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट जो है वो बायो 99 है। अभी बायो 99 क्या है, मतलब देखो हमारे किसान बहुत सारे अलग अलग पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, अलग अलग एग्रोकेमिकल का छिड़काव अपने फसल में, खेत में करते रहते, बराबर। अभी जितने भी ये एग्रोकेमिकल्स है, ये पेट्रोकेमिकल बेस के माध्यम से बने हुए रहते हैं, और ये आसानी से पानी में मिश्रित नहीं होते। उनका जो मिश्रण है वो ठीक से नहीं बन पाता। और हमारे जो किसान है कुछ लोगों के पास कुएं का पानी रहता है, कुछ लोगों के पास बोरवेल का रहता है, कुछ लोग नदी या कैनल का पानी की इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक पानी का पीएच जो है वो अलग अलग रहता है। मतलब यहाँ पे आप जो एग्रीकोमिकल इस्तेमाल कर रहे हो वो ठीक से पानी में मिश्रण उसका नहीं होता, और वैसा ही आधा अधूरा मिश्रण वाला पानी हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा करके हम छिड़काव करते हैं। लेकिन वो आपको रिजल्ट उतना अप टू द मार्क, मतलब जो जिस अपेक्षा से, जिस हेतु से आप वो छिड़काव कर रहे हो, वो आपका पूरा नहीं हो पाता। वो पत्तों के ऊपर ज्यादा समय टिक नहीं पाता, वो पत्तों के ऊपर ज्यादा समय तक वो चिपक नहीं पाता, वो उसका पेनिट्रेशन ठीक से नहीं हो पाता, और ये पत्तों के ऊपर से नीचे जमीन में गिर जाता है, बराबर। मतलब जो एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो पत्तों के ऊपर होना चाहिए, वो जमीन में गिर रहा है। तो जमीन के अंदर जो हमारे फायदे वाले मित्र कीटक है, सूक्ष्म जीवाणु है, उनकी संख्या भी कम हो जाती है, बराबर। मतलब जो छिड़काव है अगर वो सही ढंग से अगर करेंगे तो ही अपन उत्पाद बढ़ाने में हमें सपोर्ट करने वाला है, मदद करने वाला है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन हमने बायो 99 के माध्यम से लाया। तो बायो 99 क्या है, ये एक स्प्रे एडिटिव है, बराबर। मतलब आपका कोई भी स्प्रे रहे, वो भले बायोफिट का स्प्रे रहे या आप बाहर का कोई भी स्प्रे कर रहे हो, तो हर एक स्प्रे की इफिशिएंसी बढ़ाने का, कार्य क्षमता बढ़ाने का काम हमारा ये बायो 99 करने वाला है। तो बायो 99 के अंदर इंग्रेडिएंट अगर देखा जाए तो ये हाईली इफेक्टिव सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। मतलब इसके अंदर 20% सिलिकॉन है, और सिलिकॉन की कुछ अंगभूत गुण है, बहुत अच्छे अच्छे गुण है, उसका फायदा हमें यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब सिलिकॉन ये एक्टिव सरफेस स्प्रेडर करके काम करेगा। मतलब जिस फसल के ऊपर आप वो स्प्रे कर रहे हो, बायो 99 मिश्रित वाला स्प्रे कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा पृष्ठभाग एरिया कवर करने का काम होगा। साथ ही साथ पत्तों के ऊपर जो छिद्र रहते हैं, ऊपरी और नीचे के साइड से जो छिद्र रहते हैं, तो वो उसको हम स्टोमेटल ओपनिंग मतलब
वनस्पति के अंदर प्रवेश करने का प्रवेश द्वार उसको बोल सकते हैं, बराबर। अभी वो सरफेस टेंशन जो रहता है पत्तों के ऊपर और नीचे, वो सरफेस टेंशन बायो 99 के माध्यम से वो कम होने वाला है। जैसे ही सरफेस टेंशन कम होगा, वनस्पति के अंदर प्रवेश करने का दरवाजा खुलेगा, और उसके माध्यम से आप जो दवाई छिड़काव कर रहे हैं, बायोफिट रहे या दूसरा कोई भी दवाई रहे, वो 100% आपके पौधे को, आपके फसल को उसका अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है, उसकी उपलब्धता यहाँ पे बढ़ेगी, बराबर। साथ ही साथ आप जो छिड़काव कर रहे हो उसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा, मतलब पत्तों के ऊपर छिड़काव कर रहे हो तो पत्तों के माध्यम से वो मूली तक पेनिट्रेट करने का काम अपना ये बायो 99 करने वाला है। हम जब किसान फॉलियर स्प्रे लेते हैं, पत्तों के ऊपर छिड़काव लेते हैं, तो वो दिन के टाइम में लेते हैं, बराबर, मतलब सूरज की रोशनी रहती है उसी टाइम पे हम छिड़काव करते हैं। लेकिन वहां पे इवापोट्रांसपिरेशन का एक प्रोसेस रहता है, मतलब बाष्प उत्सर्जन क्रिया बोल सकते हैं। मतलब समझो कि आप अगर कड़ी धूप में अगर एक गीला कपड़ा अगर डालोगे तो 2-4 घंटे में वो सूख जाएगा, मतलब वो पानी जाता कहाँ है, इवापोट्रांसपिरेशन, बाष्प उत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से वो हवा में मिक्स हो जाता है। मतलब वैसे ही हम जब छिड़काव कर रहे हैं, छिड़काव करते समय आप जो दवाई छिड़काव कर रहे हो उसका भी बाष्पोत्सर्जन होगा क्या? 100% होगा। और बाष्पोत्सर्जन होगा तो उसका लॉस होगा, बराबर। तो यहाँ पे बायो 99 हमारा कार्य क्या करेगा, ये बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसका जो उसकी जो गति रहती है उसकी गति को धीमी करेगा, इवापोट्रांसपिरेशन का रेट ये कम करने का काम ये करेगा। जैसे ही इवापोट्रांसपिरेशन कम होगा, बाष्पोत्सर्जन कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर मात्रा पे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो की इंग्रेडिएंट्स है, जो औषध है, उसके अंदर वाला जो कंटेंट है अपने फसल को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब बायो 99 ये स्प्रे एडिटिव करके काम करने वाला प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, कम मात्रा में इस्तेमाल करना है लेकिन उसके फायदे बहुत ज्यादा है, बराबर। अब इसका अगर डायरेक्टली फायदे के ऊपर अगर हम आएंगे तो पहला फायदा क्या होगा, जो किसान हमारा पेस्टिसाइड, फंजीसाइड या एग्रोकेमिकल जो भी इस्तेमाल करता है, अगर वो एक फसल निकालने के लिए 3 स्प्रे कर रहा है या 4 स्प्रे कर रहा है, उसके फसल के ऊपर कीड़ या अलग अलग जो रोग रहते हैं वो ना आए इसके लिए, तो अगर बायो 99 इस्तेमाल करेगा तो 3 की जगह 2 स्प्रे में काम हो जाएगा, 4 की जगह 3 स्प्रे में काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो किसानों का खर्चा है, ये खर्चा कम करने का काम अपना बायो 99 करेगा। बायो 99 बायोफिट के हर एक प्रोडक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। 100% इको फ्रेंडली है, मतलब जो मित्र कीटक है उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बराबर। बायो 99 ये स्प्रे एडिटिव जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो इसकी जो मात्रा है वो कम मात्रा में ही इस्तेमाल करना है। मतलब 15 लीटर पानी के लिए 5 ml, बराबर, मतलब 3 लीटर पानी के लिए 1 ml, इसी मात्रा में इस्तेमाल करना है। मतलब ये 5 से मैं 7 करता हूँ, 10 करता हूँ, कुछ जरूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण इसकी मात्रा आपको बढ़ानी नहीं है, बराबर। बायो 99 ये फॉलियर स्प्रे के लिए हम रिकमेंड करते हैं। मतलब कोई भी छिड़काव रहेगा, बायोफिट का रहे या बाहर के एग्रोकेमिकल का रहे, तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको 15 लीटर पानी में सिर्फ 5 ml बायो 99 मिश्रण करना। अब यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है आपको, मतलब नॉर्मल स्प्रे, मतलब आप बहुत सारे किसानों ने ये देखा रहेगा, पत्तों के ऊपर जब हम छिड़काव करते हैं तो ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी के बूंदे नजर आएगी, बराबर, और थोड़ा हवा का झोंका आएगा तो ये बूंदे नीचे गिरेगी, मतलब यहाँ पे हमारा नुकसान होगा। लेकिन जहाँ पे बायो 99 का मिश्रण कर रहा है तो यहाँ पे स्प्रे की इफिशिएंसी बढ़ेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग आपको दिखाई देगा। ज्यादा से ज्यादा समय तक वो पत्तों के ऊपर चिपका रहेगा, उसके माध्यम से उसका पेनेट्रेशन बढ़ेगा, इवापोट्रांसपिरेशन जो बाष्पोत्सर्जन उसकी क्रिया कम हो जाएगी। मतलब जो छिड़काव कर रहे हैं उसकी उपलब्धता हम यहाँ पे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब जो एग्रोकेमिकल है, जो बाकी के स्प्रे है, उसका खर्चा आप 25 से 30% तक आपका आराम से कम हो सकता है। मतलब ये वापस किसानों का जो मुनाफा है, फायदा बढ़ाने का ये काम करेगा, बराबर। अभी जाता है, कोई भी फसल पकड़ो, हर फसल को उसका एक अच्छा उत्पाद देने के लिए उसको भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, बराबर। जैसे कि हम खाना खाते हैं, सुबह शाम को दोपहर को नाश्ता करते हैं, बराबर, हमारा मतलब दिन में 3 या 4 बार तो खाना होता ही है, और उसी के माध्यम से हमें पोषण मिलता है। वैसे कोई भी फसल है, उस फसल को भी अलग अलग 16 मॉलिक्यूल्स लगते हैं, न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। उसमें से कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है, और कुछ माइक्रो है, बराबर। मतलब जो प्राइमरी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है,
बराबर। सेकेंडरी है वो थोड़ी कम मात्रा में लगता है, और जो माइक्रो है वो बहुत ही कम मात्रा में लगता है। मतलब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपैरिजन करना चाहें, प्राइमरी मतलब थाली में जैसे हम खाना खाते हैं तो खाते समय चावल या रोटी ये ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, बराबर है कि नहीं। उसके बाद जो सब्जी रहती है वो सब्जी चावल से थोड़ा कम साइज में रहता है, बराबर। या जो हम अगर कोई करी या ये खा रहे हैं, ग्रेवी खा रहे हैं, तो वो थोड़ा कम रहता है, मतलब सेकेंडरी जैसा रहता है। और जो खाने में हम तूप लेते हैं, मतलब घी लेते हैं, या कुछ स्वीट लेते हैं, तो वो थोड़ा कम मात्रा में रहता है, मतलब माइक्रो। मतलब प्राइमरी जो है वो ज्यादा मात्रा में लगता है, सेकेंडरी उससे कम मात्रा में, माइक्रो उससे बहुत कम मात्रा में। मतलब कोई भी फसल रहे, ये 16 मॉलिक्यूल उसको मिलने ही चाहिए, तो ही वो हमें उत्पाद दे सकती है। हर एक मॉलिक्यूल का उसका उसका फंक्शन अलग रहता है, कार्य ये अलग रहता है। अभी अगर देखेंगे आज के तारीख में हमारे किसान जो है, वो किसान इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो कमी है, वो किस माध्यम से पूरी कर रहे हैं। मतलब कुछ किसान है वो गोबर का खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, या वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ का खाद रहता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ किसान हमारे ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप करते हैं, मतलब ताग रहे, डेंचा रहे, या लेग्यूमिनस क्रॉप जो है, मतलब द्विदल वनस्पति वाली फसल, वो लेते हैं और वो जमीन में क्या करते हैं, गाड़ देते हैं उसको। कुछ किसान मतलब ज्यादा पैमाने पर किसान ये केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, जैसे कि यूरिया रहे, 10-26-26 रहे, इफको रहे, कुरकुरो है, बराबर। अलग अलग महादन रहे, ऐसे अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत कम संख्या में किसान हमारे पास है, वो क्या कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी आज ही नहीं, आने वाले समय में वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे, उसके लिए बायो फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर। मतलब देखा जाए तो पूरे भारत में देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाले किसानों की संख्या ये बहुत ज्यादा है। और केमिकल फर्टिलाइजर के बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट भी है। मतलब आज की तारीख में देखा जाए तो अपनी जमीन जो बंजर बनती जा रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, वो मतलब उसके उस जमीन में हम कोई भी फसल नहीं ले सकते, इस कंडीशन में वो जा रही है। मतलब वो अपनी जमीन जो है, धरती माता जो है, वो मृत अवस्था में जा रही है। किसके वजह से जा रही है, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से जा रही है, बराबर। और जो केमिकल फर्टिलाइजर जो किसान डाल रहे हैं, वो पानी में मिक्स हो रहे हैं, पर्कुलेशन हो रहा है, और वो कुएं का पानी रहे या बोरवेल का पानी रहे, उसमें भी वो मिक्स हो रहा है। उसका पानी का टेस्ट भी बिगड़ रहा है, साथ ही साथ वो पानी खराब भी हो रहा है, उसका पोल्यूशन भी हो रहा है। मतलब हम सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, और अपनी जो मिट्टी है उसका भी पोल्यूशन कर रहे हैं, बराबर। तो इसके लिए कुछ सोल्यूशन है क्या? 100% सोल्यूशन है। तो उसके लिए नेटसप ने सोल्यूशन लाया है बायोफिट लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, बराबर। बायोफिट NPK, ये अलग अलग बैक्टीरियल बेस्ड प्रोडक्ट है। मतलब इसमें 100% ये नहीं, क्या नहीं है, इसमें फसल को नाइट्रोजन नत्र उपलब्ध करके देने वाले बैक्टीरिया इसमें है, बराबर। मतलब बायोफिट इनकी अगर बात करेंगे तो इसमें अजोटोबैक्टर स्पीसीज है। तो अजोटोबैक्टर स्पीसीज क्या करती है, जो अपने हवा में नाइट्रोजन है, हवा में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करने का काम करेगी। मतलब हवा का नाइट्रोजन स्थिर करके वो अपने फसल को उपलब्ध करके दे रही है, बराबर। बायोफिट पी में फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, बायोफिट के में पोटेश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। मतलब पी और के जो बैक्टीरिया है, अपने जमीन के अंदर जो अनअवेलेबल फॉर्म में, मतलब उपलब्ध नहीं हो सकता ऐसे अवस्था में, जो फास्फोरस है, जो पोटैश है, उसका विघटन करने का काम करेगा, बराबर। वो विघटन होगा तो अपने फसल को आसानी से वो उपलब्ध हो सकता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है, ये वनस्पति के फसल के मूलियों के आजू बाजू में खुद का घर बनाते हैं, और वहां पे वो उसका जो कार्य है वो कार्य करते हैं, नत्र स्थिरीकरण करने का कार्य, स्पुरोद और पालश का विघटन करने का कार्य, और उसके कार्य में अपने फसल को नैसर्गिक रूप से नत्र स्फुरद पालाश यहाँ पे उपलब्ध होने वाला है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। मतलब जो अपनी जो जमीन है उसका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद करने वाला है। अभी यहाँ पे नेटसप ने जो ये प्रोडक्ट बनाया, नेटसप के R&D टीम ने जो प्रोडक्ट बनाया है, ये यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिवनेस है, बहुत ही अच्छा इफेक्टिवनेस है। इसका फॉर्मुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है। कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट, मतलब 1 ml के माध्यम से आप करोड़ों बैक्टीरिया पैदा कर सकते हो, बराबर। मतलब 1 ml में कितने बैक्टीरिया,
10 के ऊपर आपको 12 जीरो लगाने, इतने करोड़ बैक्टीरिया 1 ml के माध्यम से तैयार होने वाली। लेकिन ये तैयार ऐसे हवा में होगा क्या? नहीं होगा। ये तैयार होने के लिए, इसका मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये बैक्टीरिया बायोफिट एनपीके आपको जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर वहां पे आपको डालने हैं, बराबर। अगर ये बैक्टीरिया का शेल्फ लाइफ देखा जाए तो 1 साल तक ये बैक्टीरिया अपने बोतल के अंदर डॉर्मेंसी अवस्था में रहेंगे, और विद इन डॉर्मेंसी उनको थोड़ा न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हमने इसमें ऐड किए हैं। इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवाणु है, वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एक्टिव ऐसा सूक्ष्म जीवाणु, मतलब बायोफिट एनपीके का अगर इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहला फायदा हमारा क्या होगा, तो आपके फसल को नत्र स्फुरद पालाश का जो उपलब्धता है, उपलब्धता बढ़ेगी। ये बैक्टीरिया जो है वो जमीन के अंदर उनका रिप्रोडक्शन, प्रजनन ये बहुत अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे जितने ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु मेरे खेत में, मेरे जमीन में, उतना ज्यादा जमीन की उपजाऊ क्षमता रहती है। मतलब यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट मदद करने वाला है। साथ ही साथ आपका एक छोटा सा सवाल ये भी रहेगा, मतलब यहाँ पे बायोफिट एनपीके इस्तेमाल कर रहा हूँ तो केमिकल फर्टिलाइजर 100% बंद करना है क्या? वैसा नहीं करना है, क्योंकि हमने अपनी जमीन को पिछले 20-25 सालों से केमिकल फर्टिलाइजर की आदत लगाई है, बराबर। वो आदत एक दिन से, एक साल से जाने वाली नहीं है, बराबर। और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो साल में कम से कम 3 क्रॉप ले रहे, 3 फसल ले रहे, मतलब जमीन के अंदर का जो न्यूट्रिशन बेस जो है उसको बहुत अच्छे से निचोड़ रहे हैं, बराबर। इसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उस फसल का जो डोज रहता है, उस डोज को हमें स्टेप बाय स्टेप कम करना है, बराबर। मतलब पहले साल आपको 30% कम करना है, दूसरे साल आपको 40% कम करना है, तीसरे साल आपको 50% कम करना है, चौथे साल आपको 60% कम करना है, और 5वें साल आप 70% आप उसका डोज, केमिकल फर्टिलाइजर का डोज आप कम कर सकते हो। मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का जो डोज रहता है वो हमें कम करते जाना है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का डोज अगर कम करेंगे तो किसानों का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ने वाला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी थी वो सब्सिडी पिछले 5 सालों से निकाल दी है। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का 50 किलो का जो बोनी बैग आता है उसका कीमत भी अभी 1300, 1400, 1500 के ऊपर चला गया है, बराबर। मतलब यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का डोज अगर हम कम करेंगे तो किसानों का यहाँ पे मुनाफा यहाँ पे 100% बढ़ने वाला है। एक तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम बैक्टीरियल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं। मतलब हम बहुत कम मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा मात्रा में बायोफिट एनपीके इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो केमिकल की वजह से जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा था, वाटर पोल्यूशन हो रहा था, वो हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल में रख रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव वाइज अगर देखा जाए तो बायोफिट एनपीके ये बोतल 1-1 लीटर में आती है। मतलब यहाँ पे करोड़ों बैक्टीरिया का एक यहाँ पे मिश्रण डॉर्मेंसी में है, जैसे ही ये जमीन में जाएगा वो धमाका करेगा वहां, बराबर। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मतलब 1 लीटर का प्राइस यहाँ पे 600 रुपए एमआरपी है, और हम डायरेक्ट सेलर्स कंज्यूमर को, मतलब जो किसान है वो किसानों को हम डिस्काउंट भी यहाँ पे दे रहे हैं, बराबर। मतलब बायोफिट एनपीके के बहुत अच्छे फायदे हैं। इसका एप्लीकेशन कैसा है, मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको ये बैक्टीरिया डायरेक्ट सॉइल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना है। मतलब ये डायरेक्टली मिट्टी में जाना चाहिए, बराबर। मतलब जो रूट जोन है, मूलियों का आजू बाजू वाला जो एरिया है, जगह है, वहां पे ये बैक्टीरिया जाना चाहिए। फॉलियर स्प्रे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो सॉइल एप्लीकेशन करते समय आपके पास अगर ठिबक सिंचन है, ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप छोड़ सकते हो। ड्रिप इरिगेशन नहीं है, आपका एक बगीचा है, तो बगीचे में आप ड्रेंचिंग कर सकते हो। या आपकी कोई ऐसी सीजनल फसल है तो फ्लड इरिगेशन के माध्यम से, ट्रेडिशनल वे से भी आप ये क्या कर सकते हो, जमीन में डायरेक्टली पानी के माध्यम से दे सकते हो। अभी समझो ड्रेंचिंग करना है तो किस मात्रा में बनाए, तो 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml बायोफिट एन, बायोफिट पी, बायोफिट के, इसका मिश्रण करना है। और आपका जो बगीचा है, आपका जो पेड़ है, समझो अमरूद का पेड़ है या आम का है, तो उसके आजू बाजू में सर्कुलर डायरेक्शन से आपको क्या करना है, ड्रेंचिंग करना है। ऐसे ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। आप अगर ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो 200 लीटर पानी में 1 लीटर एन, 1 लीटर पी, 1 लीटर के, इसका एक अच्छा मिश्रण बनाना है। और वो ड्रिप इरिगेशन को एक वेंचुरी करके एक डिवाइस रहता है, पाइप रहता है, उसको वो कनेक्ट करना है। वो डायरेक्टली
रूट जोन में, सॉइल के अंदर, मतलब जमीन के अंदर वहां पे वो पहुंच जाएगा, बराबर। या आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है, तो पानी जहां से निकल रहा है, वो नाले से आ रहा है, कैनाल से आ रहा है, वो खेत में जा रहा है, तो जिस पॉइंट में जहां से वो पानी आपके खेत में एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, वहां पे वो एक बैरल रखो, ड्रम रखो, उसमें ये एक ये घोल बनाओ, और नीचे उसका एक टैप वाटर का जो टोटी रहता है, वैसा टैप वाटर का एक छोटा नल बिठाओ। धीरे धीरे आप ये क्या कर सकते हो, पूरे खेत में बायोफिट एनपीके पहुंचा सकते हो। इस माध्यम से आपको क्या करना है, बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल करना है। बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल करते समय आपका अगर केमिकल फर्टिलाइजर का डोज उस महीने में या उस दिन के आजू बाजू में आ रहा है, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है। मतलब आपका केमिकल फर्टिलाइजर का डोज और बायोफिट एनपीके का डोज, इसमें 5 दिन का इंटरवल गैप रहना बहुत जरूरी है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर और बायोफिट एनपीके एक साथ दोगे, तो केमिकल ये 100% हानिकारक रहता है, वो हमारे सारे के सारे बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें दोनों एक साथ नहीं देना है, कम से कम 5 दिन का गैप रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बायोफिट क्षेत्र सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। जैसे ये अपनी जमीन का स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य सुधारने का काम करेगा। मतलब आज कोई भी किसान को आप पूछोगे कि आपकी जमीन ये स्वस्थ और तंदुरुस्त है क्या, उसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी है क्या, वो ना ही बोलेगा, क्योंकि उसने केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है, पॉल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल किया है, अलग अलग केमिकल का छिड़काव कर रहा है, तो उसके चक्कर में उसकी जो जमीन है उसका स्वास्थ्य क्या हुआ है, बिगड़ चुका है। तो ये स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमने बायोफिट शेप, ये प्रोडक्ट सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट यहाँ पे उत्पादित किया है, तैयार किया है। अभी इसका काम क्या है, इसके अंदर अलग अलग बैक्टीरियल स्पोर्स है, मतलब जो फायदे वाले मित्र सूक्ष्म जीवाणु जो रहते हैं, उसका एक मिश्रण हमने यहाँ पे डाला है। अलग अलग 9 से भी ज्यादा अलग अलग बैक्टीरिया का स्पोर्स बेस यहाँ पे, साथ ही साथ कुछ बायोस्टिमुलेंट्स भी हमने इसमें ऐड किए हैं। तो ऐसा ये बायोफिट शेप प्रोडक्ट, अब ये काम कैसे करेगा और हमें फायदा कैसे देगा। सबसे पहले बायोफिट शेप प्रोडक्ट आपको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लावरिंग के पहले, मतलब फूल निकलने से पहले, जैसे कि छोटा पौधा है या शाखाओं का विकास हो रहा है, उस टाइम पे आप पत्तों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हो। और ये सॉइल एप्लीकेशन दूसरा तरीका जो है, वो मिट्टी के अंदर आप डायरेक्टली जमीन के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब वनस्पति की हर एक अवस्था में आप बायोफिट शेप ये जमीन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों तरीके से आप बायोफिट शेप का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे हमने बायोफिट शेप का इस्तेमाल डायरेक्टली सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया, तो यहाँ पे हमें फायदा क्या मिलेगा, जमीन का जो सेंद्रीय कर्ब जो रहता है, ऑर्गेनिक कार्बन जो बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक कार्बन सेंद्रीय कर्ब का प्रमाण यहाँ पे बढ़ने में हमें मदद होगा। अगर जमीन का सेंद्रीय कर्ब बढ़ेगा, तो ही अपनी जमीन का स्वास्थ्य ये सुधरने में मदद होगी। बैक्टीरियल एक्टिविटी जो बोलते हैं, मतलब जमीन के अंदर जो मित्र सूक्ष्म जीवाणु है, उनकी एक्टिविटी जो है, उनका कार्य जो है, उनको वहां पे बढ़ोतरी मिलने वाली है। जमीन के अलग अलग गुणधर्म रहते हैं, जैसे कि फिजिकल मतलब भौतिक गुणधर्म रहता है, केमिकल रासायनिक गुणधर्म रहते हैं, बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मतलब जैविक गुणधर्म रहते हैं। अभी ये जो गुणधर्म है, उसको ठीक करने का काम अपना बायोफिट शेप करने वाला है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन सा, मिट्टी का जो संरचना रहती है, उसका जड़न गड़न जो रहता है, वो सुधारने में मदद करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जमीन का जो पीएच रहता है, जमीन का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहता है, बराबर, वो सुधारने में मदद करेगा। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब जमीन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफाउना जो रहता है, मतलब जो फायदे वाले सूक्ष्म वनस्पति जो मिट्टी के अंदर है, फायदे वाले सूक्ष्म जीवाणु जो है, उनके लिए अच्छा वातावरण तैयार करने का काम ये बायोफिट शेप करेगा। और इसी के माध्यम से केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में सुधार आएगा, तो अपनी जमीन का ओवरऑल अगर जमीन का देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसका स्वास्थ्य सुधारने में मदद करेगा। जैसे ही ये जमीन के मिट्टी के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सुधारेंगे, जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु जो है, जो माइक्रो है या मैक्रो है, मतलब जितने भी अन्न घटक है, उसकी उपलब्धि यहाँ पे बढ़ने वाली है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट में जो स्पोर्स हमने डाले हैं, तो स्पोर्स एक एंजाइमेटिक सिक्रेशन करने वाले, अगर
आप सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हो तो एंजाइमेटिक सिक्रेशन करके वो आपकी फसल की मूलियों को एक संरक्षण कवच देने का, प्रदान करने का काम करेगा और उसके माध्यम से नैसर्गिक जो वनस्पति के जो डिफेंस मैकेनिज्म जो रहता है, संरक्षण प्रणाली जो रहते हैं, वो ट्रिगर होने में मदद करेगी। बराबर। अगर आप बायोफिट क्षेत्र का पत्तों के ऊपर छिड़काव कर रहे हो तो यहाँ पे स्पोर जो है वो बायो प्रोटेक्टिंग लेयर तैयार करते हैं। मतलब स्पोर्स अलग अलग एंजाइम सिक्रेट करेंगे और अलग अलग एंजाइम के माध्यम से एक लेयर, एक कवच तैयार होगा और वो एंजाइम ग्रोथ, मतलब वनस्पति की जो वृद्धि है वो वृद्धि बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। मतलब बायोफिट क्षेत्र आपकी फसल का उत्पाद भी बढ़ाने में मदद करेगा और जमीन का स्वास्थ्य सुधारने के लिए भी मदद करेगा। अभी इसका डोज क्या है, 1 से 2 ml पर लीटर वाटर, इस मात्रा में आपको फॉलियर स्प्रे कर रहे हो तो इस मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो तो जैसे कि मैंने बायोफिट एनपीके का एप्लीकेशन बोला है, तो एनपीके के साथ आपको बायोफिट शेत ये मिश्रण करना है। मतलब जो 200 लीटर पानी में 1 लीटर शेत, 1 लीटर बायोफिट एंड 1 लीटर बायोफिट के, 1 लीटर बायोफिट पी, इसका घोल बनाओ और वो आप ड्रिप इरिगेशन, ठिबक सिंचन या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से आपको मिट्टी में, जमीन में इस्तेमाल करना है। बराबर। अभी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो, उस प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले हम ये थोड़ा एक छोटा सा ये सवाल अपने आप को पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ उत्पाद बढ़ाने के लिए अच्छे से अन्न घटक या जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसका मतलब वो अच्छे से दिया, उसके ऊपर स्टिमरेज का छिड़काव किया तो अपना उत्पाद 100% बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन हमें अपने फसल के ऊपर जो अलग अलग शत्रु कीटक आते हैं, जैसे कि सकिंग पेस्ट है, कुछ बोरर रहते हैं, कुछ फूल के अंदर रहते हैं, कुछ फल के अंदर रहते हैं, कुछ मूलियों के ऊपर उपजीविका क्या करते हैं, उसका भी हमें क्या करना है, बंदोबस्त करना है, कंट्रोल करना है। बराबर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैमाने पे डैमेज करने वाले, नुकसान करने वाले अगर कोई कीटक है तो वो रहते हैं रस शोषण करने वाले कीटक, जो पत्तों में जो हरित द्रव्य रहते हैं उसको चूसने वाले कीटक, उसको हम सकिंग पेस्ट बोलते हैं। मतलब सकिंग पेस्ट में कौन कौन से आते हैं? सकिंग पेस्ट में एफिड्स आते हैं, जेसिड्स आते हैं, थ्रिप्स है, लीफ माइनर है, व्हाइट फ्लाइज है, माइट्स है, रेड माइट्स है। ये अलग अलग कीटक जो है वो सकिंग पेस्ट कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये पत्तों को चबाने का काम नहीं करेंगे या फूलों को या फल को चबाने का काम नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, आसानी से पत्तों के ऊपर बैठेंगे, पत्तों का जो हरित द्रव्य है उसको चूसने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो वायरल इन्फेक्शन रहता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है उसको पूरे खेत में फैलाने का काम ये सकिंग पेस्ट करते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अभी हमारे किसान अगर देखेंगे तो आज की तारीख में किसान सकिंग पेस्ट आके उसने नुकसान करने के बाद ये पता चलता है कि मेरे खेत में सकिंग पेस्ट आई थी, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। मतलब वो प्रिकॉशनरी मेजर में नहीं जाता, वो क्यूरेटिव में चला जाता है। मतलब प्रतिबंधात्मक उपाय जो रहता है उसकी तरफ नहीं जाता। वो क्या करता है कि अभी नुकसान हो रहा है तो थोड़ा मतलब मैं यहाँ पे कैसे संवार सकता हूँ, कैसे मैनेज कर सकता हूँ, कैसे जुगाड़ लगा सकता हूँ, ये देखता हूँ। मतलब क्यूरेटिव में चला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे जो किसान है यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो इसलिए प्रोएक्टिवली, मतलब जो हमारे सकिंग पेस्ट है अपने फसल के ऊपर ना आए, ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर करके हमने बायोफिट इंटेक्ट ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अभी बायोफिट इंटेक्ट क्या है, एक हर्बल फॉर्मुलेशन है। मतलब आपने पर्यावरण में जो बहुत अच्छे आयुर्वेदिक मेडिसिनल जो प्लांट्स है उसका सुपर एक्सट्रैक्शन से ये हमने प्रोडक्ट बनाया। मतलब इसमें सेंटेला, शाहतीरा, आदितोरा ऐसे अलग अलग औषधि वनस्पतियों का हर्बल एक्सट्रैक्शन है। साथ ही साथ इसमें इसेंशियल ऑयल है और कुछ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी हमने डाले। बराबर। मतलब ये जो प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो ये 90% एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे से आपके फसल के ऊपर सकिंग पेस्ट ना आए इसके लिए काम करेगा। बराबर। मतलब ये काम कैसे करता है, वो ओविसाइडल इफेक्ट करके काम करेगा। मतलब आपके फसल के ऊपर अगर सकिंग पेस्ट ने अंडी पुंज डाल के वो चली गई है, मादा कीटक चली गई है, तो वो जो अंडे है तो उसमें से इल्लियां ठीक से बाहर जन्म नहीं ले पाती। बराबर। एंटीफिडेंट करके काम करेगा। मतलब इल्लियां शुरुआत के स्टेज में वो पत्ते कुरड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये हमारा इंटेक्ट एंटीफिडेंट करके काम करेगा। मतलब वो इल्लियां अपना जो फसल है उसके ऊपर
खा नहीं सकती, रिपेलेंट करके काम करेगा। जो मादा कीटक अंडी पुंज डालने के लिए अच्छी फसल, अच्छा पौधा जो ढूंढती है, तो अपना इंटैक्ट उसको दूर भगाने का काम करेगा, ग्रोथ रिटार्डेंट करके काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो सकिंग पेस्ट के मतलब रस चूसने वाले कीटक है, उसके जो माउथ ऑर्गन है, मुंह के अंदर के जो अवयव है, वो खराब करने का काम ये अपना इंटैक्ट करेगा। मतलब वो स्टारवेशन के माध्यम से वो मर जाएगी, उसका विकास ठीक से नहीं हो पाता, वो नेक्स्ट लेवल एडल्ट स्टेज पे वो पहुंच नहीं पाती, और भविष्य में उसके माध्यम से जो हमें नुकसान पहुंचने वाला है वो नहीं होता। बराबर। इसमें जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स डाले हैं, जैसे कि अल्डिहाइड है, कीटोन है, टर्पेन है, ये क्या करते हैं? तो सकिंग पेस्ट को एक सेमी पैरालाइज करने का काम, ये मतलब उसका हाफ मर्डर करने का काम ये हमारा इंटेक्ट में जो सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है ये करने वाले हैं। मतलब इंटेक्ट डायरेक्टली किल कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि बायोफिट का कॉज ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। बराबर। तो हम अलग अलग माध्यम से प्रिकॉशनरी के तौर पर सकिंग पेस्ट हमारे फसल में ना आए, इसके लिए हम काम करें। बराबर। तो बायोफिट इंटेक्ट के एज अ प्रिकॉशनरी करके सकिंग पेस्ट के लिए ये 100% इको फ्रेंडली है। मतलब इंटेक्ट का आप छिड़काव ले रहे हो और उसी टाइम पे आपके फसल का पॉलिनेशन हो रहा है। बराबर। तो पॉलिनेशन कौन कर रहा है? पॉलिनेशन ये हनी बीज मतलब मधुमक्खी करती है। तो मधुमक्खी या मधुमक्खी जैसे जो मित्र कीटक है, उसके लिए कोई भी नुकसान ये इंटेक्ट नहीं पहुंचाएगा। बराबर। मतलब 100% इको फ्रेंडली है। इसका डोसेज अगर देखा जाए तो 1 लीटर पानी के लिए 2 ml इस मात्रा में आपको बायोफिट इंटेक्ट इस्तेमाल करना है और फॉलियो स्प्रे करना है। अब ये प्रिकॉशनरी स्प्रे है, तो मैं स्प्रे कब लूं, ये भी आपका सवाल हो सकता है। तो अगर देखेंगे तो अमावस्या जो रहती है, डार्क मून जो रहता है, उसके सेकेंड डे या थर्ड डे अगर आप प्रिकॉशनरी स्प्रे करके बायोफिट इंटेक्ट का स्प्रे करते हो, तो आपके फसल में ये सकिंग पेस्ट का प्रादुर्भाव जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे प्रिकॉशनरी स्प्रे करके रिकमेंड कर रहे हैं। बराबर। अगर आपके फसल में सकिंग पेस्ट आती है या कोई दूसरा पेस्ट मतलब पत्ते कुरड़ने वाला या फल के अंदर रहने वाला, मूलियां खराब करने वाला अगर इंसेक्ट पेस्ट आता है, तो उसके बंदोबस्त के लिए आपको दूसरा मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम क्यूरेटिव में नहीं है, हम प्रिकॉशनरी में है। बराबर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने सकिंग पेस्ट के लिए प्रिकॉशनरी मेजर देखा, वैसे ही हमारे फसल के ऊपर अलग अलग बैक्टीरियल और फंगस डिसीज भी आते हैं। बराबर। अभी बैक्टीरियल फंगस डिसीज आते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? वो फंगस आने के बाद अपना जो हरा पत्ता रहता है, वो हरा पत्ता पीला पड़ता है, उसके बाद काला होता है, उसके बाद तो पत्ता नीचे गिर जाता है, और तब हमारे किसानों के ध्यान में आता है कि मेरे फसल के ऊपर क्या आई है, एक अलग सी बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणुजन्य बुरशी है या रोग है, ऐसा हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे रैपअप जो है, वो रैपअप प्रिकॉशनरी मेजर करके हमने प्रोडक्ट बनाया है। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो रैपअप ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है। इसके अंदर अलग अलग बायोपॉलीमर है और साथ ही साथ कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स भी है। और ये जो प्रोडक्ट है, एक अनोखा मिश्रण हमने बनाया है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब अपने फसल में आने वाले जितने भी बैक्टीरियल डिसीज है, जितने भी फंगल डिसीज है, मोर देन 70% बैक्टीरियल फंगल डिसीज का आपकी फसल के ऊपर अटैक ना हो, इसके लिए ये प्रोडक्ट प्रिकॉशनरी करके ये प्रोडक्ट हमारा काम करने वाला है। बराबर। मतलब जैसे कि हम बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलते हैं, तो घर से बाहर जाते समय हम छाता लेके जाते हैं, ताकि बारिश का पानी हमारे शरीर के ऊपर ना गिरे। या छाता नहीं है तो हम रेनकोट लेके जाते हैं, ताकि बारिश हमारे कपड़े गीले ना करे। बराबर। वैसे ही कि हमारा जो रैपअप है, रैपअप ये प्रोडक्ट आपकी फसल जो है, वो फसल के ऊपर बैक्टीरियल डिसीज ना आए, फंगल डिसीज ना आए, इसके लिए एक संरक्षण कवच तैयार करने वाला प्रोडक्ट है। मतलब ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट करके काम करेगा। मतलब एक जैसे मिलिट्री रहती है, जैसे पुलिस रहता है, वो जो न्याय व्यवस्था अच्छे से रखती है, वैसे ही अपना ये रैपअप प्रोडक्ट आपके फसल में बैक्टीरिया ना घुसे, फंगस ना घुसे, ऐसा ये काम करने वाला है। अब ये कार्य कैसे करता है? जैसे हम बायोफिट रैपअप का स्प्रे करते हैं, तो इस स्प्रे करने के बाद उसका एक अल्ट्रा थिन, एक पतली परत आपके फसल के ऊपर आने वाली है, वो कोटिंग करके काम करेगा। उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में स्ट्रक्चरल बैरियर बोलते हैं। बराबर। मतलब ये जो स्ट्रक्चरल बैरियर है, ये कोटिंग है, जो पतली परत है, तो उसके कारण बैक्टीरिया या फंगस आपकी फसल को चिपक नहीं पाएगी। अगर वो चिपकेगी नहीं, वो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से दूसरी जगह पे चले जाएगी, मतलब आपके फसल के ऊपर अटैक
नहीं होगा। इसके अंदर जो बायोपॉलीमर है, तो बायोपॉलीमर क्या करते हैं, वनस्पति के जो इंटरनल डिफेंस सिस्टम है उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। वनस्पति के जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक क्षमता है, उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। मतलब अपना बायोफिट रैपअप ये प्रिवेंटिव मेजर, मतलब प्रिकॉशनरी मेजर करके, सॉरी प्रिकॉशनरी मेजर करके फंगल डिसीज और बैक्टीरिया अपनी फसल के ऊपर ना आए, इसके लिए काम करेगा। अब रैपअप का छिड़काव होने के बाद जो पतली परत है उसको बनने के लिए 8 से 10 घंटे लगते हैं, बराबर। मतलब आप अगर बायोफिट रैपअप का इस्तेमाल कर रहे हो तो आज की तारीख में कर रहे हो तो 10 घंटा दूसरा कोई भी प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको बायोफिट इस्तेमाल करना है या कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर आपका शेड्यूल है तो कम से कम एक दिन का गैप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये जो पतली परत बनेगी, ये कोटिंग जो बनने वाला है, वनस्पति की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया रहती है या रेस्पिरेशन क्रिया रहते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन छोड़ना है, उसमें कोई रुकावट, उसमें कोई दरार पैदा नहीं होता, बराबर। तो ये बहुत अच्छे से अपना ये प्रोडक्ट काम करने वाला है, हर एक फसल के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करने वाला है। तो ये प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कैसा है, फॉलियर स्प्रे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और सॉइल एप्लीकेशन के लिए भी आपका ये इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर। अभी ये प्रोडक्ट सिंगल सेपरेट इस्तेमाल करना है, मतलब इसमें बायो 99 भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मतलब 15 लीटर पानी है, 15 लीटर पानी में 75 ml रैपअप, मतलब 1 लीटर पानी के लिए 5 ml, इस प्रमाण में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो तो सॉइल एप्लीकेशन करते समय मैं इसमें थोड़ा शेत मिक्स करता हूँ, एनपीके मिक्स करता हूँ, वो भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल है। तो कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल बैक्टीरिया को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए वो उसके साथ मिक्स नहीं करना है। सेपरेट 200 लीटर पानी में सिर्फ और सिर्फ रैपअप 1 लीटर मिक्स करना है, और ड्रिप के माध्यम से, फ्लड इरिगेशन के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से आपको फसल के लिए देना है, बराबर। तो ये बायोफिट की क्रॉप केयर के प्रोडक्ट है। वो क्रॉप केयर के प्रोडक्ट का फॉलियर स्प्रे और ड्रिप सॉइल एप्लीकेशन, दो तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर करने वाले। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे करें, तो फॉलियर स्प्रे के लिए, पत्तों के ऊपर छिड़काव करने के लिए स्टिमरिच प्लस बायोनेटिन प्लस शेड, ये 3 प्रोडक्ट एक साथ मिक्स करके आप आपके फसल के ऊपर छिड़काव ले सकते हो। कब ले सकते हो, बिफोर फ्लावरिंग, मतलब फूल निकलने से पहले। मतलब आपका छोटा पौधा है, शाखाओं का विकास हो रहा है, उस अवस्था में तो 3 प्रोडक्ट का मिश्रण कर सकते हो और छिड़काव कर सकते हो। फ्लावरिंग शुरू हो गया है या फ्लावरिंग के बाद की अवस्था है तो आपको सिर्फ स्टिमरिच और बायोनेटिन, ये दो ही प्रोडक्ट का मिश्रण करके आपको स्प्रे करना है। आप अगर यहाँ पे प्रिकॉशनरी स्प्रे करके सकिंग पेस्ट, रस चूसने वाली कीटक आपके फसल के ऊपर ना आए, इसके लिए आपको इंटेक्ट और बायोनेटिन ऐसा स्प्रे करना है। मतलब महीने में एक स्प्रे इंटेक्ट और बायोनेटिन का आप कर सकते हो। बैक्टीरियल और फंगल डिसीज ना आए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पानी में रैपअप सिंगल सेपरेट स्प्रे आपको करना है, बराबर। तो इसी तरीके से आपको ये फॉलियर स्प्रे करने, सॉइल एप्लीकेशन करते समय बायोफिट एनपीके प्लस शेड, ये दोनों का मिश्रण करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट का बेस जो है वो बैक्टीरिया है। रैपअप ये कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल और बायोपॉलीमर है, तो वो इसलिए रैपअप ये प्रोडक्ट सिंगल सेपरेट सॉइल एप्लीकेशन करते। अब आगे बढ़ते हैं क्रॉप केयर के बाद एनिमल केयर की तरफ, बराबर। मतलब जो हमारे घर में गाय भैंस है, बराबर, मतलब जो खेती पूरक जो अपने व्यवसाय है, बराबर। मतलब सिर्फ खेती नहीं करते, किसान के पास बैल रहता है, घोड़ा रहता है, या गाय रहती है, या भैंस रहती है, या बकरी रहती है। मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम किसान को होना चाहिए। खेत के लिए थोड़ा गोबर का खाद मिलना चाहिए, घर में थोड़ा दूध मिलना चाहिए। ऐसे अलग अलग हेतु के लिए हम ये जानवर पालते हैं, बराबर। अभी ये जितने भी जानवर पाल रहे हैं, वो सिर्फ हम ये जानवर पाल रहे हैं क्या, नहीं, इस जानवर के साथ उसके ऊपर, शरीर के ऊपर बैठने वाले अलग अलग कीटाणु, कीटक भी पाल रहे हैं। मतलब आपके जो पालतू जानवर है, पालतू जानवरों के शरीर के ऊपर टिक्स रहते हैं, स्पाइडर्स रहते हैं, फ्लियाज मतलब मक्खी रहती है, लाइस रहती है, मॉस्किटोज रहते हैं, मच्छर रहते हैं, बराबर। ये जो कीटक है ये आपके पालतू जानवर के सह मित्र नहीं है, वो रस चूसने वाला काम करने वाले कीटक है। मतलब ये आपके जानवर का रस चूसने का काम करेगी, साथ ही साथ
उसको जो चमड़ी के आजार है, अलग अलग बीमारी है, वो फैलाने का भी काम करेगी, उसकी जो क्रियाशीलता है वो कम करने का भी काम करेगी। मतलब हर तरीके से की जो एक्टोपैरासाइट जो है, जो बाह्य कीटाणु जो है, कीटक जो है, वो नुकसान पहुंचाने का है काम करती है, बराबर। अभी इसके लिए मार्केट में अलग अलग केमिकल वाली दवाई या केमिकल वाली दवाई पानी में मिक्स करके हम जानवरों के शरीर के ऊपर लगाते हैं, लेकिन वो केमिकल वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। बहुत सारे केसेस में जो छोटे जानवर रहते हैं, मतलब गाय का, भैंस का जो बछड़ा है वो बछड़ा मर जाता है, या छोटी बकरी है, भेड़ है, तो उसको तकलीफ होती है। अगर उसने चाट लिया तो वो ठीक से चारा नहीं खा पाता, मतलब उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे अलग अलग साइड इफेक्ट भी केमिकल की वजह से होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको एक सोल्यूशन करके हमने बायोफिट पेट लोशन ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये 100% आयुर्वेदिक वेटर प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक वेटरनरी मेडिसिन वाला प्रोडक्ट है। मतलब इसमें हार्बल वनस्पति है, उसका सुपर एक्सट्रैक्शन से ये प्रोडक्ट बनाया है। 100% नॉन टॉक्सिक है, मतलब आपका जानवर ने उसको चाट भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले आपके जानवर को अच्छे से नहलाना है। नहलाने के बाद आप उसको एक 5-10 मिनट के लिए धूप में खड़ा करो, धूप में बांधो उसको, ताकि उसके शरीर के ऊपर जो पानी है, उसके बालों में जो पानी अटका हुआ है वो सूख जाए। अभी उस दरम्यान आपको बायोफिट पेट लोशन का एक अच्छा सा घोल बनाना है। मतलब 1 लीटर पानी में 5 ml से लेकर 10 ml तक बायोफिट पेट लोशन मिक्स करना है। उसका द्रावण बनाओ, घोल बनाओ, और ये घोल जो है आप कॉटन के माध्यम से या स्पंज के माध्यम से जानवरों के शरीर पर जो बाल है उसके विरुद्ध दिशा से आपको चमड़ी को लगाना है, बराबर। तो अभी ये एक बार आपने ये पेट लोशन वाला घोल आप जब जानवरों की चमड़ी के ऊपर, शरीर बाह्य शरीर के ऊपर आप लगाते हो, लगाने के बाद आपके जानवर को वापस से दोबारा नहलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिक और आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी आयुर्वेदिक वेटरनरी मेडिसिन वाला प्रोडक्ट है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अभी आपके जानवरों के ऊपर जो बाह्य कीटक है, अगर वो ज्यादा है तो हफ्ते में आपको, पहले हफ्ते में अगर 3 बार आपको ये प्रयोग करना है, दूसरे हफ्ते में 2 बार करो, तीसरे हफ्ते से हफ्ते में 1 बार आपको अच्छे से नहलाना है और अपना बायोफिट पेट लोशन लगाना है। मतलब ऐसे 3 हफ्ते के बाद आपके जानवर, जो जितने भी पालतू जानवर है, उनके बाह्य शरीर के ऊपर जितने भी कीटक है वो 100% क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये एक आयुर्वेदिक तरीके से हम एक्टोपैरासिट यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बायोफिट CFC प्लस, मतलब कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट प्लस, बराबर। अभी ये किस लिए है? मतलब जितने भी हमारे पालतू जानवर है उनकी क्रियाशीलता बढ़ाए, उनका उत्पादक क्षमता बढ़ाए, इसके लिए प्रोडक्ट है। मतलब अगर हम देखेंगे तो कोई भी जानवर वो जो घास खाता है, वो घास खाने के बाद वापस से दोबारा निकालता है उसको, और अच्छे से चबाने के बाद वो उसका डाइजेशन होता है, बराबर। मतलब उसको हम रूमिनेंट बोलते हैं, रवन करने वाले जानवर बोलते हैं, बराबर। अभी ये जो जानवर है इनको सूखा चारा और गीला चारा कितना देना चाहिए? मतलब जो ऑल ओवर इंडिया की जो डेयरी डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उन्होंने बताया कि जो जानवर है रूमिनेंट जो है, उनके लिए 60% तक आपको गीला चारा देना चाहिए, 40% तक आपको सूखा चारा देना चाहिए। लेकिन हम ये करते हैं क्या, अगर बारिश का मौसम चल रहा है तो 100%, 100% अपना गीला चारा रहता है। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है वहां पे आपको गीला चारा कम मिलता है, उस चक्कर में हम 50, 60, 70% तक सूखा चारा देते हैं। मतलब उनका जो पूरा डाइजेशन है हम बिगाड़ देते हैं, बराबर। अभी सिर्फ चारा दे के चलेंगे क्या? उनके माध्यम से हम उत्पाद निकालते हैं, और उत्पाद अगर आपको उसका दर्जा अच्छा चाहिए, गुणवत्ता अच्छी चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो उसका न्यूट्रिशन भी, उसका डाइट भी ठीक होना बहुत जरूरी है। मतलब साइंस क्या बोलता है, अगर आपके खेत में या तबेले में आपका 500 किलो का जानवर है तो गीला चारा सूखा चारा तो देना ही चाहिए 60-40 प्रोपोर्शन में, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेट मैटर भी उसको मिलना चाहिए। वो कितना मिलना चाहिए? दिन का 13.2 kg, मतलब लगभग 13 किलो मिलना चाहिए, बराबर। तो उसके माध्यम से विटामिन चाहिए, कैल्शियम, डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, ड्राई फीड चाहिए, फूड प्रोटीन चाहिए, फास्फोरस, कैरोटीन, ऐसे अलग अलग, मतलब जितने भी विटामिन है, जितने भी मिनरल्स है, उसका सही मात्रा में उसका पोषण आपके गाय भैंस को मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे किसान अगर खुद को सवाल पूछेंगे तो इतने अच्छे से हम हमारे गाय भैंस का ख्याल रखते हैं क्या? तो नहीं रखते, बरोबर। लेकिन उस चक्कर में होता क्या है, आपका प्रोडक्टिविटी कम होता है। मतलब आज की तारीख में देखा जाए
तो बफेलो मतलब जो भैंस है, भैंसों की संख्या में पूरे विश्व में भारत 1 नंबर पे है। गाय की संख्या में पूरे विश्व में हम तीसरे नंबर पे है। लेकिन जो गाय भैंस का दूध निकालते हैं उसकी संख्या में, उसका अगर रैंकिंग निकालते तो टॉप 10 में भी हम नहीं आ रहे। बराबर क्यों नहीं आ रहे? हमारे गाय भैंस का पोषण हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे भारत में जो कैटल्स है उसमें 85% कैटल्स में क्रूड प्रोटीन की डिफिशियंसी है, मतलब प्रोटीनों की कमतरता उनमें है। 70% जो कैटल्स है, जो गाय भैंस है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमतरता है, कमी है। बराबर। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, केमिकल एलोपैथी का सहारा लेते हैं। ऑक्सीटोसिन नाम की इंजेक्शन गाय भैंस को देते हैं, और ऑक्सीटोसिन की वजह से वो गाय भैंस उस हार्मोन और उस स्टेरॉइड की वजह से दूध देती है, टेम्पररी दूध देती है। लेकिन उस ऑक्सीटोसिन की वजह से, इंजेक्शन की वजह से जो गाय भैंस का आयु जो रहता है वो 4-5 साल से हम घटा रहे, कम कर रहे हैं। बरोबर। मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। बरोबर। तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, गाय भैंस का उत्पाद बढ़ाना है, या हमारे जो पालतू जानवर है उनकी क्रियाशीलता बढ़ानी है, तो उसका पोषण ठीक तरीके से, ठीक ढंग से होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको ये जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन हमारे पास है। बायोफिट CFC कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट प्लस ये प्रोडक्ट है। एक अनोखा मिश्रण है, मतलब इसमें विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, औषधि वनस्पति, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक है, मिनरल्स है और कुछ न्यूट्रिएंट्स। ऐसा एक अनोखा मिश्रण हमने यहाँ पे तैयार किया। मतलब आप जो आपके गाय भैंस को, पालतू जानवर को जो चारा दे रहे हो, गीला चारा, सूखा चारा दे रहे हो, उसके साथ कुछ खाद दे रहे हो, बराबर, ऑयल केक है या कुछ जो पशु खाद आता है वो दे रहे हो, तो उसमें ये अपना कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट CFC प्लस वाला जो प्रोडक्ट है, पाउडर में वाला प्रोडक्ट है, हर रोज आपको उसमें 10 से 15 ग्राम के प्रमाण में मिक्स करना है। ये इतना ही करेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। बराबर। अभी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब विटामिन ए, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, मतलब ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको बढ़ावा देने का काम करेगी। कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन, हड्डियों में एब्सॉर्प्शन रेट बढ़ेगा। विटामिन ई के माध्यम से प्रजनन संस्था सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करेगी। सेलेनियम करके जो घटक आता है वो मेंटेन रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाला है। जो औषधि वनस्पति है उसमें शतावरी है, शतावरी गैलेक्टोगॉक करके काम करती है, मतलब दूध देने का कालावधि बढ़ने के लिए शतावरी काम करती है। मेथी ये प्रोटीनों का बहुत ही अच्छा स्रोत होती है। वदरीकंड और जीवांती औषधि वनस्पति है। मतलब ये औषधि वनस्पति भी हमारे CFC प्लस के माध्यम से मिलने वाले जो मिनरल्स है, मतलब जो खनिज संपत्ति है, तो मिनरल ट्रेस भी हमने इसमें डाला है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, जिंक, मतलब हर एक मिनरल का उसका उसका कार्य है। वो कार्य सुनिश्चित हमारे सीड्स प्लस के माध्यम से होने वाला है। कुछ इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी डाले। मतलब जो रूमिनेंट्स, जो मतलब चारा खाने वाले जो जानवर है, जो पशु खाद खाने वाले जानवर है, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छा रहे, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो आंतड़े रहते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया की संख्या बरकरार रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए हमने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक इसमें डाला है। मतलब ओवरऑल पाचन क्षमता बढ़ाने का काम हमारे CFC प्लस के माध्यम से होने वाला है। बराबर। अभी CFC प्लस का डायरेक्टली अगर फायदा क्या क्या मिलेगा, तो जो कैटल्स है, दूध देने वाले जानवर है, उनका दूध उत्पादन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? वो 10% से लेके 15% तक उसका दूध उत्पादन बढ़ने वाला है। उसका दूध का जो क्वालिटी रहता है, फैट या SNF, फैट रहे, SNF रहे, वो परसेंटेज बढ़ेगा। फैट और SNF अगर बढ़ता है तो आपको डेयरी में उस दूध का भाव ज्यादा मिलता है। लैक्टेशन पीरियड जो है, दूध देने का कालावधि, वो दूध देने का कालावधि बढ़ेगा। मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होगा। विदाउट ट्रेस कंडीशन ये मिल्क प्रोडक्शन होने वाला है। प्री काविंग और पोस्ट काविंग जो गाय भैंस को शारीरिक बीमारियां होती है या उनका हेल्थ इशू होता है वो नहीं होगा। साल में कम से कम एक तो बछड़ा वो गाय भैंस 100% आपको देगी। मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ने वाली। हॉर्सेस मतलब जो मेहनत करने वाले जानवर है, मतलब घोड़ा है या खच्चर है या बैल है, या राजस्थान में जो है ऊंट का भी इस्तेमाल करते हैं। जो मेहनत करने वाले जानवर है
तो उनका ओवरऑल ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा मजबूत करने में ये मदद करेगा। उनको इंस्टेंट एनर्जी मतलब ऊर्जा प्रदान करेगा। उनका जो स्किन कोट रहता है मतलब चमड़ियों की जो चमक है, वो चमक अच्छे से बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए काम करेगा। जो मीट फार्मिंग के लिए हम जानवर पालते हैं, जैसे पोल्ट्री बर्ड्स है या गोट फार्मिंग है, शीप फार्मिंग है, तो उसमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होगा। मतलब उनका जो मार्केटेबल जो बॉडी वेट आना चाहिए वो आपको कम दिनों में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। एग वाली मतलब अंडे देने वाली मुर्गी है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगा। उसका जो पोषण है वो पोषण ठीक से होगा, वेट गेन अच्छे से होगा। मतलब यहाँ पे हर एक तरीके से जो पालतू जानवर आप पाल रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 100% यहाँ पे बढ़ने वाली है। इसका डोसेस कैसा है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर बड़े जानवर है, कैटल्स, हॉर्सेस है, तो हर रोज 10 से 15 ग्राम सीएफसी प्लस आपको पशु खाद्य में मिक्स करके आपको देना है। छोटे जानवर जैसे कि काफ मतलब गाय गाय भैंस का बछड़ा है या बकरी है या मेंढी है, उसके लिए 5 से 7 ग्राम हर रोज पशु खाद्य में मिक्स करके देना है। पोल्ट्री है मतलब पोल्ट्री बर्ड्स है, तो पोल्ट्री बर्ड्स के लिए आपको 1 से 10 दिन तक मतलब जो हैचरी से हम छोटे छोटे चिक्स लेके आते हैं, पहले 10 दिन में कुछ नहीं देना है, उसके बाद 3 दिन अपना प्रोडक्ट देना है, 3 दिन का गैप रखना है। इस माध्यम से आपको टिल हार्वेस्टिंग आपको ये प्रोडक्ट देना है। अभी बायोफिट सीएफसी प्लस ये प्रोडक्ट देते समय आपको करना क्या है? सबसे पहले ये प्रोडक्ट की शुरुआत करने से पहले आपको डीवर्मिंग की एक कैप्सूल आती है, मतलब जानवरों के शरीर के अंदर स्टमक पेट में जो वर्म्स रहते हैं, जो कीटाणु रहते हैं, उसका डीवर्मिंग का एक छोटा सा गोली, मतलब एक 5-10 रुपए में गोली मिलता है मेडिकल शॉप में, वो गोली आपको आपके जानवरों को खिलाना है। उसके बाद जैसे आप सीएफसी देना शुरू करते हो तो आपके जानवर को सुबह, दोपहर, शाम कम से कम 3 बार पीने का पानी आपको देना है, बराबर। ये दो चीजें आपको सीएफसी प्लस इस्तेमाल करते समय देना है। अभी ये रहे दो प्रोडक्ट हमारे सीएफसी प्लस और पेट लोशन, ये कैटल केयर में आते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी है वो है फिश फार्मिंग वाली, मतलब जो हमारे मत्स्य खेती करने वाले जो किसान है, तो उनका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उनका फायदा कैसे बढ़े, उसके लिए हमारे पास एक्वा केयर के प्रोडक्ट रेंज है। अभी एक्वा केयर शुरू करने से पहले हमारे भारत में मत्स्य खेती कैसे होती है उसका थोड़ा हम एक इंट्रो मतलब कैसे होती है उसके ऊपर एक नजर घुमाएंगे। कुछ किसान है वो मरीन वाटर फिशिंग करते हैं, मतलब कमर्शियल फिशिंग डीप ओशन में, समुद्र में अंदर जाके फिश पकड़ के ला रहे हैं। कुछ जो फिशरमैन जो है मतलब कोस्टल एरिया में है, तो कोस्टल एरिया में जो ब्रैकिश वाटर रहता है, समुद्र का पानी रहता है, खाड़ी का पानी रहता है, वहां पे फिश फार्मिंग करता है। और जिनके पास समंदर नहीं है या कोस्टल की समुद्र किनारा नहीं है, तो कुछ किसान इनलैंड फिश फार्मिंग करते हैं, मतलब फ्रेश वाटर रिजर्वर जो रहता है, जैसे नदी का पानी है, तालाब का पानी है या डैम वाटर है, तो वहां पे भी फिश फार्मिंग की जाती है। और कुछ किसान ऐसे हमारे पास है आर्टिफिशियल जीसीपी के माध्यम से एक पॉन्ड बनाते, एक खड्डा बनाते, उसमें पानी छोड़ते हैं और वहां पे एक्वाकल्चर पॉन्ड बनाते, वहां पे भी खेती करते, बराबर। तो अगर एक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जो इंलैंड फिश फार्मिंग हो रही है, तो पूरी दुनिया में जो इंलैंड फिश फार्मिंग हो रही है, तो उसमें अपना भारत, अपना इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है। 14% कंट्रीब्यूशन जो है फिश प्रोडक्शन का, इंलैंड फिश प्रोडक्शन का, वो अपने भारत देश से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, बराबर। यहाँ पे अगर देखेंगे मरीन फिश वाटर, मरीन फिशरी और इंलैंड फिशरी, ये ब्लू कलर का बार दिख रहा है, मरीन फिशरी मतलब समंदर की फिश फार्मिंग, मत्स्य खेती, और जो मरून कलर का, रेड कलर का दिख रहा है, वो है इंलैंड फिश फार्मिंग का। मतलब 2005-6 से लेके 17-18 तक का आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये ग्रीन कलर का, हरा रंग का ग्राफ है, ये टोटल मरीन प्लस इंलैंड ये ग्राफ, मतलब ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको बढ़ोतरी कहाँ पे मिल रही? मरीन वाटर, जो समंदर के पानी में जो फिश फार्मिंग हो रही, उसका ग्रोथ जो है, उसकी वृद्धि स्टैग्नेट हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है, मतलब आपको यहाँ पे वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। मतलब वृद्धि कौन सी दिख रही है? इंलैंड फिश फार्मिंग, जो एक्वाकल्चर पॉन्ड के माध्यम से या फ्रेश वाटर रिजर्वर में जो फिश फार्मिंग मत्स्य खेती हो रहे, वहां पे आपको यहाँ पे विकास और वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। मतलब आने वाले समय में हम इंलैंड
फिश फार्मिंग करने वाले किसान है उनके लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो फिश प्रोडक्शन बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो किस तरीके से फिश फार्मिंग कर रहे हैं वो भी हम थोड़ा देखेंगे। मतलब ये इनलैंड फिश फार्मिंग के कुछ फोटोग्राफ है। ये इंडियन वैरायटी जैसे कि कटला, रोहू, मृगल, कॉमन क्रॉप, ग्रास क्रॉप, सिल्वर क्रॉप, श्रिम्प रहे या प्राउंस रहे, या अलग अलग प्रजाति का हम प्रोडक्शन लेते हैं। और एक हाईटेक वाला दूसरा एक सिस्टम है रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल छोटे छोटे टैंक में बायोफ्लॉक सिस्टम इस्तेमाल करके भी यहाँ पे फिश फार्मिंग की जाती है। ये पूरा पानी फिल्ट्रेशन आरओ के माध्यम से फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं, बराबर। मतलब यहाँ पे आरएस रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम या बायोफ्लॉक के लिए बारामुंडी, सिल्वर, इंडियन पैम्पनो या पर्ल स्पॉट या पेगासस रहे, तिलापिया रहे या कोबिया रहे, रेनबो ट्रॉट रहे, ऐसे अलग अलग प्रजातियों का हम प्रोडक्शन लेते हैं, बराबर। अभी यहाँ पे फिश प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो किसानों का फायदा बढ़ेगा, बराबर। लेकिन फिश प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए ये भी थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे कंट्रोल क्लाइमेट में एक्वाकल्चर पॉन्ड में या बायोफ्लॉक में या आप वाटर रिजर्वर में यहाँ पे मत्स्य खेती कर रहे हैं, तो मत्स्य खेती करते समय आप मछलियों के अंडे जो है उसका स्टॉकिंग करते हैं, बराबर, पानी में छोड़ देते हैं। स्टॉकिंग करने के बाद अंडों से एक लार्वा छोटी इल्ली जैसा एक मतलब छोटी मछली बाहर आती है। उसका रूपांतर धीरे धीरे फ्राइज में होता है, उसका रूपांतर जुवेनाइल में होता है, उसका रूपांतर स्मोट में होता है। उसके बाद वो एडल्ट मछली बन जाती है, मतलब लगभग 500 ग्राम से ऊपर। उसके बाद अडल्ट बनने के बाद उसका स्पैवनिंग मतलब वो मेल फीमेल मेटिंग होके वापस वो अंडे देना, अंडे छोड़ना शुरू कर देते। ये पूरा ये मछली का लाइफ साइकिल है। अगर आप श्रिम्प प्राउंस का देखोगे तो भी ये भी सिमिलर ही ऐसा है, बराबर। तो यहाँ पे हम कितने अंडे छोड़ रहे हैं और फाइनल स्टेज में कितनी मछलियां पकड़ रहे हैं, बराबर। मतलब स्टॉकिंग कितना कर रहे हैं और हार्वेस्ट कितना कर रहे हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप 10,000 अंडे छोड़ रहे हो और आपको 8,000 मछली मिल रहे हैं तो वेरी गुड। लेकिन 8 की जगह अगर 2,000 मिल रही है तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब यहाँ पे स्टॉकिंग अब करने के लिए जो अंडे छोड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मछली की संख्या बहुत कम है। मतलब किसानों को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो फिश लाइफ साइकिल है, स्टॉकिंग कितना हो रहा है, एडल्ट कितने निकल रहे हैं, मतलब मछली कितने निकल रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी कन्वेंशन वे से जहाँ पे एक्वाकल्चर पॉन्ड में फिश फार्मिंग हो रही है तो वहां पे अगर देखेंगे तो पानी का पोल्यूशन रहता है, गंदा मैला पानी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे बार। बहुत सारे किसान गांव से जो नाला बाहर जा रहा है उस नाले का पानी भी वहां पे छोड़ देते हैं, बराबर। उसमें अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। मछलियों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कम दिन में मछली ज्यादा बड़ी हो उसके लिए कुछ स्टेरॉइड बेस्ड प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कन्वेंशन वे से जो पारंपरिक रूप से जो इंडलैंड फिश फार्मिंग हो रही है, तो उधर की जो मछली है सच में हम हेल्दी फिश खा रहे हैं क्या, ये हमें सवाल हमको खुद को पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि कन्वेंशन वे से पारंपरिक रूप से जो फिश फार्मिंग मत्स्य खेती हो रही वहां पे बहुत ज्यादा पैमाने पर फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड का, एंटीबायोटिक का, हार्मोन्स का, स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वही सारा केमिकल मछली के पेट में जाके वो मछली के माध्यम से मनुष्य के मतलब मछली खाने वाले के पेट में जा रहा है। मतलब अपना फूड चेन भी डिस्टर्ब हो रहा है, बराबर। मतलब कहीं ना कहीं जाके जैसे खेती करते समय रेसिड्यू फ्री खेती होना चाहिए, उत्पाद जो है खेती का वो केमिकल फ्री निकलना चाहिए। उसी तरीके से जो फिश फार्मिंग हो रही है तो वहां से मछली भी ऑर्गेनिक रेसिड्यू फ्री वाली निकलनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉज है। इसी कॉज को लेके, इसी उद्देश्य को लेके नेटसप ने बायोफिट एक्वा केयर का रेंज यहाँ पे लॉन्च किया है। अगर देखेंगे तो पिछले 7-8 महीनों से ये एक्वा केयर रेंज के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमारे मत्स्य खेती करने वाले किसानों को यहाँ पे मिले। तो एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट एक प्रोडक्ट है, एक्वा क्लियर करके प्रोडक्ट है और एक्वा कल्चर करके प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे बायोफिट एक्वा केयर ही क्यों, तो सबसे पहला हमारा मकसद यही है जो फिश है, वो जो श्रिम्प है जो खेती कर रहे हैं उसका क्वालिटी न्यूट्रिशन होना चाहिए। क्वालिटी न्यूट्रिशन देते समय कोई उसमें हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड या एंटीबायोटिक, हार्मोन्स या स्टेरॉइड आपने इस्तेमाल नहीं किया है, बराबर। ये ऑप्टिमम
वाटर क्वालिटी मेंटेन कैसे रहे उसके लिए भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मतलब पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है, जो मित्र सूक्ष्म जीवाणु है या वनस्पति है, उसको ये अपना बायोफिट एक्वा केयर के प्रोडक्ट कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए। बराबर। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो बायोफिट एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट। अब ये प्रोडक्ट क्या है, ये बैलेंस ग्रोथ सप्लीमेंट है। बराबर, मतलब आप मत्स्य खेती कर रहे हो या श्रिम्प या झींगा का खेती कर रहे हो, तो हर एक उत्पाद, अच्छा उत्पाद लाने के लिए आप ये बायोफिट एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक कंप्लीट न्यूट्रिशन आप अपनी फिश को, श्रिम्प को दे सकते हो। इसके अंदर अलग अलग प्रोटीन्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोबायोटिक, इसका अनोखा मिश्रण इसमें है। मतलब हमारा ये बायोफिट एक्वाफिट कॉन्सेंट्रेट आपकी जो मछली है, आपका जो श्रिम्प झींगा है, उसका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहे, उसका एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन अच्छा डेवलप हो, उसके लिए ये प्रोडक्ट ये काम करने वाला है। बराबर। तो यहाँ पे बायोफिट एक्वाफिट का डायरेक्टली हमें फायदा क्या मिलेगा, सबसे पहला फायदा ये मिलेगा, फीड कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। अभी फीड कन्वर्जन रेशियो मतलब क्या, मतलब हम मछली बड़ी करने के लिए 1 किलो खाद दे रहे हैं या 2 किलो खाद दे रहे हैं, मतलब इतना खाद खिलाने के बाद हमें मछली कितनी किलो की मिल रही है, तो ये रहता है फीड कन्वर्जन रेशियो। मतलब यहाँ पे हम एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल करेंगे तो आप जो खाद दे रहे हो उसका सही मात्रा में अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, उपलब्धता बढ़ेगी। बराबर, मतलब यहाँ पे आपका फीड कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, मतलब आपका मुनाफा यहाँ पे बढ़ेगा। साथ ही साथ ओवरऑल जो फिजियोलॉजी रहती है फिश की, श्रिम्प की जो फिजियोलॉजी, मतलब उसका बॉडी का, शरीर का जो जड़न गड़न है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, उसका टिश्यू रहे, मसल्स रहे, वो अच्छे से डेवलप होगा, उसका फीड इंटेक बढ़ेगा, उसका वेट गेन प्रॉपर होने वाला है। मतलब ओवरऑल मछली श्रिम्प को जो इंटीग्रिटी रहती है, मतलब एक फर्मनेस आपको मिलेगा, और मार्केट में उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलेगा, भाव भी ज्यादा मिलेगा। फिश का, श्रिम्प का जो इम्यूनिटी रहता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा। मछली और झींगा को जो ट्रेस आता है या कुछ बीमारी की वजह से वो उसका मरने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं, तो वो कम करने का, मॉर्टेलिटी कम करने का काम ये अपना एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट करने वाला है। जो एडल्ट फिश है तो उसका फर्टिलिटी अच्छे से काम करे, उसका ओव्यूलेटरी सिस्टम, अंडे देने का जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसका, उसको भी बढ़ावा देने का काम हमारा ये एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट करेगा। मतलब जो मछली जो है उसका सही अलग अलग एंगल से उसका पोषण अच्छा करने का काम ये अपना एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट करेगा। एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट का कॉम्बिनेशन कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कैलोरीज फ्रॉम फैट्स है, टोटल फैट है, एनर्जी है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, ऐसे अलग अलग मिनरल्स है, कॉपर है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, प्रोबायोटिक जैसे कि बैसिलस, कोएगुलेंस और लैक्टोबैसिलस का कल्चर है, एंजाइम्स है, और एमओएस, मतलब अलग अलग एक बहुत ही अच्छा मिश्रण हमने यहाँ पे बनाया। मतलब मार्केट में अगर देखेंगे तो विटामिन का अलग प्रोडक्ट रहता है मछलियों को खिलाने का, मिनरल्स का अलग प्रोडक्ट रहता है, प्रोबायोटिक वाला अलग रहता है, मतलब एक ही फार्मर को अलग अलग 4 प्रोडक्ट चिपकाते हैं। बराबर, लेकिन यहाँ पे नेटसप ने एक ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, मतलब आपको विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये प्रोबायोटिक, एंजाइम, सारा इंग्रेडिएंट आपको एक ही डिब्बे में यहाँ पे एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट के माध्यम से मिल रहा है। 250 ग्राम का ये जार आता है। इसका एमआरपी अगर देखेंगे तो 400 रुपए वाला है। इसका अगर डोसेज देखेंगे तो 1 किलो फीड के लिए 10 ग्राम एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट ये इस्तेमाल करना है। बराबर। अब ये फीड कितना होना चाहिए, इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे तो मछली का वजन कितना है पौंड में, उसकी संख्या कितनी है, उसके हिसाब से उसका फीड रेट आता है। मतलब जो आपकी मछली 5 ग्राम की है तो फीड रेट आता है 4। बराबर, मतलब बॉडी वेट के 4% उसको खाना खिलाना चाहिए। बराबर, आपकी मछली अगर 100 ग्राम की है, आपकी मछली अगर 300 ग्राम की है तो उसका फीड रेट आता है 3.5 टक्का। मतलब 300 ग्राम के 3.5 टक्का, इतना ही उसको क्या करना है, फीड खिलाना है।
हाँ, तो ये फीड कितना होना चाहिए, मतलब आपकी मछली का एक रैंडमली साइज कितना है, बॉडी वेट क्या है, उस बॉडी वेट के हिसाब से आपका फीड रेट आता है, और उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको खिलाना है। मतलब समझो एक आधा लॉजिक यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, छोटा बच्चा है तो एक छोटी रोटी खा रहा है या एक कटोरी चावल खा रहा है, तो उतना ही उसकी क्षमता है। उसको अगर एक पतीला देंगे और तो चावल खत्म कर, तो उसका कुछ उपयोग नहीं होने वाला है। वैसे ही मछली छोटी है तो उसका फीड रेट क्या है, उसके प्रोपोर्शन से, उसके प्रमाण से उसको खाना खिलाना जरूरी है, बराबर। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फीड रेट का चार्ट रहता है, मतलब एक ध्यान में रखने के लिए मछली का वजन के 3 से 5%, 3% से लेकर 5% तक उसका फीड रेट रहता है। यहाँ पे कैलकुलेशन हमने 1,000 मछलियों का निकाला है, मतलब कुछ हमारे पास किसान ऐसे है, वो 1 मीटर डेप्थ वाली पानी में फिश फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ 2 मीटर पानी में दो पानी का डेप्थ है वहां पे फिश फार्मिंग कर रहे हैं, और कुछ 3-4 मीटर पानी का डेप्थ है, तालाब मतलब डैम वाटर है, तो वहां पे फिश फार्मिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एवरेज मतलब 1 मीटर डेप्थ में समझो 1,000 मछली है, तो 1,000 मछली का कितना खर्चा आ सकता है या उसका प्रोपोर्शन क्या है, उसका एक कैलकुलेशन दिया। मतलब आपके पॉन्ड में अगर 2,000 मछली है तो आपको डबल करना है, मतलब समझो कि पहला महीना, दूसरा महीना, पांचवें महीने तक खर्चा कितना होगा ये निकाला है। पहले महीने में अंदाजन देखा जाए तो मछली का वजन सर्वसाधारण 20 ग्राम रहता है एक मछली का। हमारे पास तालाब में 1,000 मछली है, तो पूरे तालाब में टोटल मछली का वेट कितना आएगा, 20,000 ग्राम आएगा। 20,000 ग्राम मतलब ये 20 किलो है, बराबर। अभी 20 ग्राम की मछली रहती है तो उसका फीड रेट जो है वो 5% रहता है, मतलब 20 ग्राम के 5% मतलब यहाँ पे टोटल मछली का वजन 20 किलो आ रहा है, तो हमें यहाँ पे फीड जो है वो कितना देना है, 20 किलो के लिए हमें 1 किलो फीड देना है, मतलब फिश फीड खिलाना है उसका। जो आपके क्रश ग्रेन है या कोई भी मतलब आप गेहूं इस्तेमाल कर रहे हो या राइस ग्रेन इस्तेमाल कर रहे हो, जो कुछ है वो 1 किलो ही काफी है उनके लिए, ओवर फीडिंग करना जरूरी नहीं है। अभी 1 kg फिश फीड दे रहे हो तो अपना एक्वा फीड कितना आएगा, एक्वा फीड 1 kg में 10 ग्राम, मतलब आपका पहला महीना अगर है तो हर रोज आपको 1 किलो फिश फीड में 10 ग्राम एक्वा फीड मिक्स करके आपको देना है। मतलब यहाँ पे हम रिकमेंड क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डे आपको एक्वा फीड कौन सा डे देना है, मतलब महीने के 15 दिन ही देना है, मतलब महीने में 150 ग्राम एक्वा फीड लग रहा है। उसका एमआरपी 400 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 150 ग्राम का 240 रुपए आता है। हम कंज्यूमर को 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 30% डिस्काउंट से उसका कॉस्टिंग कितना हो रहा है, 168 रुपीज, 168 रुपए हो रहा है। मतलब ये 1,000 मछली के लिए हो रहा है, मतलब एक मछली के लिए कितना हो रहा है, 16 रुपए, 16 पैसा से 17 पैसा हो रहा है एक मछली के लिए खर्चा, बराबर। सेकेंड मंथ में समझो आपकी मछली 100 ग्राम की है तो उसका फीड रेट 4% रहता है, मतलब उसके प्रोपोर्शन से हम यहाँ पे कैलकुलेशन हमने निकाला है, ये पीपीटी देवो सर के माध्यम से आपको मिलेगी। मतलब दूसरे महीने में आपके मछलियों के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, 672 रुपए हो रहा है, मतलब एक मछली के लिए 70 पैसा खर्चा हो रहा है। वैसे पांचवें महीने में देखेंगे तो एक मछली के लिए खर्चा कितना हो रहा है, 2.5 रुपए का हो रहा है, मतलब यहाँ पे 5 महीने भी हम एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट अल्टरनेट डे अगर देंगे तो आपके एक मछली के लिए खर्चा कितना हो रहा है, 7 रुपए 80 पैसा, सिर्फ 7 रुपए 80 पैसा अपना एक मछली के लिए खर्चा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इसके फायदे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा फायदे हमारे एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट के माध्यम से हमें यहाँ पे मिलने वाला। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एक्वा क्लियर। एक्वा क्लियर की शुरुआत में हम ये थोड़ा ये देखेंगे, जो पॉन्ड वाटर रहता है, पानी जो रहता है, वो पानी अगर अच्छा है तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से उत्पाद ले सकते हैं। जैसे कि फसल लेने के लिए जमीन अच्छी होनी चाहिए, बराबर। वैसे फिश फार्मिंग, मत्स्य खेती करने के लिए ये पानी अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर पानी अगर देखेंगे तो वो खराब क्यों होता है, तो सबसे पहले पानी खराब होने के 2-4 कारण है। कुछ किसान ओवर फीडिंग करते हैं, मतलब मछली बड़ी होनी चाहिए, झींगा बड़ा होना चाहिए, ये मेरे पास होटल वाला वेस्ट इतना आ रहा है, स्लॉटर हाउस से या चिकन सेंटर से वेस्ट इतना आ रहा है, डाल दो पानी में, बराबर। या मछली बड़ी बड़ी होनी चाहिए, मेरे घर में राइस का चावल का बहुत ज्यादा उत्पाद हुआ है तो खराब वाला चावल डाल दो पानी में। मतलब अगर ओवर फीडिंग करेंगे तो उसका सेडिमेंटेशन होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, वहां पे वो सड़ने लगता है और पानी खराब हो जाता है, बराबर। मतलब फिश का जो फीड रहता है वो 3 to 5% ऑफ बॉडी वेट उतना ही जाना चाहिए, बराबर।
बहुत बार ऐसा होता है, पानी हम दूसरा जो खराब पानी है, वो खराब नाले का पानी भी हम पॉन्ड में मिक्स करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। के ऊपर वो तैरने वाले जो जितने भी है, तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम हमारा तालाब जो है वो साफ सुथरा रख सकते हैं। अभी आइडियल कंडीशन में बहुत अच्छा तालाब किसका है, तो ये पैरामीटर कंप्लीट करने वाले किसान का तालाब बहुत ही अच्छा है। मतलब पानी का तापमान जो है वो 28 से 32 पर डिग्री सेल्सियस है। उसके ट्रांसपेरेंसी मतलब पानी में झांक के देखने के बाद कितना नीचे तक दिख रहा है, वो 30 से 40 सेंटीमीटर दिखना चाहिए। डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, मतलब 1 लीटर में 3 मिलीग्राम से भी ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये वो मछली झींगा पानी के अंदर का ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर सकता है, रेस्पिरेशन सिस्टम से ले सकता है। पानी का पीएच 7.5 से लेकर 8.5 होना चाहिए। पानी का सैलिनिटी जो है वो पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड, ये पानी का सैलिनिटी 10 से लेके 36 होना चाहिए। अल्कलिनिटी जो है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम 880 से लेके 200 तक होना चाहिए। हार्डनेस पानी का जाड़ापन जो है 1000 से लेके 8000 तक होना चाहिए। कैल्शियम मैग्नीशियम का परसेंटेज जो पानी में रहता है वो भी 1:3 होना चाहिए, ये भी बिगड़ता है तो पानी खराब है। अमोनिया जो पानी में रहता है वो लेस देन 0.1% चाहिए। अगर ये पैरामीटर कंप्लीट हो रहे हैं तो आपका तालाब बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है। उस तालाब में आपका मछली रहे झींगा रहे बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, बराबर। मतलब यहाँ पे उत्पाद बढ़ाने के लिए सिर्फ आप खाद डाल रहे हो, उसको फिश फीड दे रहे हो, वो काफी नहीं है। उत्पाद बढ़ाने के लिए पानी भी अच्छा रहना, वाटर इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रखना बहुत जरूरी है, बराबर। अभी ये आपको पता कैसे चलेगा, जैसे हम ब्लड या यूरिन टेस्टिंग करते हैं अपने ह्यूमन टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाके, बराबर। वैसे आप आपके तालाब का पानी एक आधा बिस्लरी की खाली बोतल में भर के लो, बराबर। वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज रहते हैं, वहां पे जाके ये पैरामीटर आप चेक कर सकते हो, बराबर। इसके बाद ये जो पानी है ये खराब हो रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ सोल्यूशन है क्या, हमारे पास सोल्यूशन है। एक्वा कल्चर, एक्वा सॉरी एक्वा क्लियर करके हमारे पास सोल्यूशन है। मतलब वाटर क्वालिटी हाइजीन जो है वो मेंटेन रखने के लिए ये हमने प्रोडक्ट बनाया है। पानी की जो गंदगी है, गंदगी दूर करने के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है। मतलब एक्वा क्लियर, जैसे कि घर में आरओ रहता है, एक्वा का पानी हम पीते हैं, वैसे मछलियों के लिए झींगा के लिए पॉन्ड में हमने एक्वा क्लियर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक्वा क्लियर इस्तेमाल करेंगे तो ओवरऑल वाटर इन्वायरमेंट जो है, पानी का जो अंदर का जो वातावरण है वो सुधारने में हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे तैयार होगा। अभी एक्वा क्लियर से फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा होगा ये प्रोडक्ट जो है वो एंटीबायोटिक हार्मोन केमिकल फ्री वाला प्रोडक्ट है, बराबर। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये पानी का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहता है, जैसे इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला, तो वो प्रॉपर्टीज करेक्ट करने का काम करेगा, बराबर। मतलब थोड़ा थोड़ा सुधारने का काम करेगा। पानी में एक अच्छा फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि फिश रहे, श्रिम्प रहे, प्राउंस रहे, बराबर। उसके लिए उसका विकास अच्छे से होने के लिए एक अच्छा फेवरेबल वातावरण तैयार करने का काम करेगा। पानी के अंदर का जो डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ाने का काम करेगा। पानी का जो सैलिनिटी है, अल्कलिनिटी है, पीएच है, वो सुधारने में काम करेगा। पानी के अंदर जो हार्मफुल पैथोजन लोड रहता है, मतलब जो नुकसान करने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु है, तो उसका काउंट कंट्रोल में रखने का ये काम करेगा। पानी में जो अलग अलग गैसेस, हार्मफुल गैसेस तैयार होते हैं, जैसे कि मछलियों की जो एक्सक्रीटा है, विष्टा जो है, बराबर, वो विष्टा पानी में ही गिर जाती है और पानी में नीचे जाके बढ़ती है। अभी उस विष्टा का विघटन होता है और उसके माध्यम से अलग अलग गैसेस तैयार होते हैं, जैसे कि अमोनिया गैस है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट करके गैस है, फॉस्फेट करके गैस है। और उस गैसेस की वजह से पानी का फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स बिगड़ जाते हैं, बराबर। और वैसे पानी में फिश रहे या श्रिम्प रहे, उसका मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, बराबर। मतलब मृत्यु का प्रमाण बढ़ जाता है। तो अपना जो एक्वा क्लियर है, ये एक्वा क्लियर क्या करता है, जो पानी के अंदर जो हार्मफुल गैस है उसको रिलीज करने का काम करेगा। रिलीज करने का काम करेगा मतलब क्या करेगा, वो एक अनोखा उसका कॉम्बिनेशन होगा और वो
पानी में से हवा में मिक्स हो जाएगा, मतलब वो रिलीज होगा तो अपने पानी का ये हार्मफुल गैस का लोड ये कम हो जाएगा। अभी एक्वा क्लियर में क्या क्या है, इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है, जैसे कि यूका एक्सट्रैक्ट, जियोलाइट, बाइकार्बोनेट और बाइंडर। ये 250 ग्राम में आता है, छोटा जार आता है, 600 रुपए इसका एमआरपी है। इसका अगर डोसेज देखा जाए तो 1 एकड़ एक्वाकल्चर पॉन्ड के लिए 15 दिन में आपको 1 kg इस्तेमाल करना है। मतलब ऐसे ये छोटे छोटे 4 डिब्बे आपको इस्तेमाल करना है 15 दिन में एक ही बार। अभी इसका भी थोड़ा इकोनॉमिक्स हम देखते हैं, बराबर। समझो आपका 1 एकड़ पॉन्ड है, उसका एवरेज 2 से 3 मीटर वाटर डेप्थ है, तो करें उसके हिसाब से, बराबर। पहले महीने में आपको कितना पर मंथ रिक्वायरमेंट कितना है, 2 kg आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, बराबर। मतलब 15 दिन में एक बार 1 kg है, तो महीने में कितना बार इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्वा क्लियर के जार कितने हुए, 8 जार होते हैं। उसका एमआरपी वाइज देखा जाए तो 4,800 होता है। 30% डिस्काउंट हम कंज्यूमर को दे रहे हैं, मतलब 3,360 रुपए में महीने भर का आपका पॉन्ड का पानी, तालाब का पानी साफ सुथरा स्वच्छ रखने का काम अपना एक्वाकल्चर करेगा। मतलब